बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साल 2022 के माह नवंबर की सुबह की आवाज़ के साथ मैं हूँ यासिर खान और मैं हूँ आमना आदिल। आप देख रहे हैं सुबह की आवाज़, जहाँ आप सुनते हैं दुनिया की, पाकिस्तान की, हाल की, फिलहाल की और आवाम की आवाज़ हमारे साथ। और साथ ही साथ नवंबर तो चल ही रहा है, लेकिन नवंबर जो है वो सर्दी की तरफ भी चल चुका है जी। और सर्दी जब आती है तो जो आमद होती है ना सर्दी की, बहुत ही खूबसूरत होती है। मैं कहती हूँ कि बहुत मज़ा आ रहा होता है। लोग जो है बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं मौसम को। आप खुद देख सकते हैं कि जगह जगह विंटर फेस्टिवल्स भी जो है वो भी अनाउंस किए जा चुके हैं और वो हो भी रहे हैं। और बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के फेस्टिवल्स हो रहे हैं। लोग कॉस्ट्यूम ड्रामा कर रहे हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। तो ये नवंबर स्टार्ट होते ही वो हैलोवीन वाला जो सीन होता है, उसके बाद फिर इस तरह से कंटिन्यू होता है। नवंबर में एक्चुअली जो सर्दियों का टेन्योर पूरा है, विंटर सीजन, इसके बाद जो अब न्यू ईयर भी आने वाला है और इस तरह के पूरे सीजन यहाँ पे चलते हैं। सर्दियों की छुट्टियां भी आने वाली हैं और सर्दियों में मेरी बर्थडे भी आने वाली है, तो पूरा सीन है। ये देखें, ये यहाँ पे ये बस सिर्फ बताना चाह रहे थे कि मेरी यहाँ पे बर्थडे आने वाली है, उसके अलावा और कोई मसला नहीं था। एक्चुअली मैं सीक्वेंस से चला था, रास्ते में बर्थडे आ गई थी, तो फिर मैंने कहा अनाउंस कर देते हैं। तो खैर जहाँ पे नवंबर का पूरा महीना इतना ठंड से चल रहा है, तो वहाँ पे थोड़ी गर्मा गर्मी भी है जी। बिल्कुल पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन पे बात करें तो इस वक्त काफी टाइम से ये चलता आ रहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती और इतना अलार्मिंग इशू बन चुका है ये। और एक्चुअली में लोग बड़े क्यूरियस है ना यासिर, और लोग बहुत ज्यादा इसके बारे में जो है इंटरेस्टिंग होके और बड़ा क्यूरोसिटी दिखाते हुए इस पे कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं गली मोहल्लों में। और वो कहते हैं ना, लोग ढाबों पे बैठ के साथ चाय पी रहे हैं और साथ कॉन्वर्सेशन हो रही है। नहीं यार, वो बंदा नहीं ठीक है ये बंदा सही है, आप बंदा जेन्युइन। यहाँ मिसाल देते हैं वो 3/2 वाले के, मतलब कि 2 चाय और 3 में डाल के, यानी कि चाय के पैसे नहीं है और बात आप कर रहे हो। खैर से चलते हैं इस तरह की। तो उन्होंने चाय पीनी है, टाइम गुजारना है, तो इस तरह की, और हर किसी का जमहूरी हक है। एग्जैक्टली, पॉलिटिक्स पे बात करना सबका हक है, लेकिन पॉलिटिशियन पे बात करना सबका हक है, लेकिन पॉलिटिक्स पे बात करना वो सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा, उसके बाद बात करनी पड़ी। तो खैर सब पे बात करेंगे आज। और आज स्पेसिफिकली आर्मी चीफ का मामला बहुत जरूरी है। समरी भिजवा दी गई है, नाम भी आने वाला है, लेकिन 6 नाम में से किसका नाम सामने आएगा ये बहुत सिग्निफिकेंट मामला है। एग्जैक्टली। तो जी जो नाम थे वो दिए जा चुके हैं, जीएचक्यू की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है। अब देखना यह है कि किसकी पर्सनल फाइल किस पर भारी पड़ती है और कौन नया आर्मी चीफ बनकर सामने आते हैं। आर्मी चीफ की तरफ से जो अलविदाई तकरीरें हैं उनका भी आगाज हो चुका है और वो भी जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जो है अब अपने खुद नमूदार होना शुरू हो चुके हैं। तो ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। लेकिन आज हम बेसिकली जिस बारे में जी बात करने वाले हैं, अच्छा आज मैंने आते ही सर्दियों की बात इसलिए की है कि ऑलरेडी मौसम इतना मज़ेदार है और इतना इंटरेस्टिंग है कि थोड़ा सा पॉलिटिक्स और थोड़ा सा ड्राई चीज़ें भी कर ले तो कोई मसला नहीं है। मौसम इतना इंजॉयबल है कि हम लोग सुबह को ताज़ा ना भी करें फिर भी सुबह ताज़ा ही हो रही है। तो लेकिन फिर भी हम लोगों का काम है भाई, हमने करना ही करना है। तो सबसे पहले तो पॉलिटिक्स का जो तड़का है वो लगाना बहुत ज़रूरी है। तो पीडीएम जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर को बहुत ही ज़्यादा कहा गया है, फेवर दिया गया है और उन पर ट्रस्ट का जो एक सिनेरियो है वो फील करवाया गया है कि आपको अहम ओहदा जो है अल्लाह ताला ने नवाजा है और आप जो ये तकर्रुरी है, आम तकर्रुरी है, उसमें बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है जी तमाम तर इत्तेहादी जमातों के जो ट्रस्टीज़ हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो ये बिल्कुल ये मामला भी है। और इसके अलावा हम बात करेंगे असद उमर के हवाले से। उनको भी मरासला जारी कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से कि लॉन्ग मार्च पे ख़तरा है, क्योंकि हमारे जो इदारे हैं मुल्क के उन्होंने अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर दी है और बता दिया है कि लॉन्ग मार्च इस वक्त ले जाना और रावलपिंडी में ले जाना वहाँ पे बहुत मसला हो सकता है। पहले भी लॉन्ग मार्च में फायरिंग का वाक़ा पेश आया, लेकिन वहाँ पे जाना और तो वज़ारत दाखिला की तरफ से भी, और उसके अलावा बयान भी आ गया राना सनाउल्लाह की तरफ से, बल्कि जिरगा में बैठ के सलीम साफ़ी को वो बता रहे थे और उन्होंने कहा कि इस वक्त उनका लॉन्ग मार्च, उनके काफ़ी थ्रेट्स आ रही है मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से कि वहाँ पे कोई बड़ा ख़तरा हो सकता है। लेकिन खान साहब फिर भी अपने ज़िद पे, अपनी जो है पूरा समय अपने इस पूरे सफ़र पे वो कहते हैं नहीं जी गोलियां लगी है, मैं तो लॉन्ग मार्च पे जाऊँगा ही जाऊँगा। खैर अब देखना ये है कि अब रावलपिंडी में लॉन्ग मार्च जा रहा है और वहाँ पे क्या सीन है। और बाकी हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जिनका 44 साल फौजी कैरियर और इसमें उन्होंने 5 वज़ीर आज़म और 2 सदर के अदवार वहाँ पे देखे हैं और इनका पूरा टेन्योर रहा है और अब ये ख़त्म होने वाला है। लास्ट टाइम इनका बयान भी आया, तमाम
अलविदाई तकरीबें भी ख़त्म हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अगर हम लोग इसी चीज़ को मद्देनज़र रखें तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्यूरियस है, और उसके के साथ साथ इमरान खान साहब की तरफ से भी ये स्टेटमेंट सामने आई है कि जो सदर ममलिकत आरिफ अलवी हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के मामले को लेकर हमारे साथ राब्ते में है। समरी के बारे में हमसे राब्ता किया जा रहा है और मेरे से मशवरा जो है वो प्रेसिडेंट साहब ज़रूर करेंगे। तो ये सिचुएशन, ये बात इमरान खान साहब की तरफ से की गई है। उसी के साथ साथ इंटीरियर मिनिस्टर साहब की बात करें तो उनकी तरफ से एक मरासला जारी कर दिया गया है असद उमर को कि दहशतगर्दी का एक जो सिचुएशन है वो सामने आ सकती है। तो लॉन्ग मार्च की जो सिचुएशन है उसको आप देख लें, और ये सारी बातें हुई हैं। और साथ ही साथ उन्होंने हवाले भी दिए हैं जो प्रीवियसली दहशतगर्दी के मामलात हुए हैं, उसके हवाले देते हुए उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी के हालात बिगड़ सकते हैं, तो बेहतरी है जिस चीज़ में उसी तरफ जाया जाए। तो ये सारी चीज़ें थी जो पॉलिटिक्स के बारे में। मज़ीद पॉलिटिक्स नहीं खेलने वाले हैं हम। अब मेरे फेवरेट टॉपिक पर आ जाते हैं, तो क्रिकेट की बात कर रहे हैं हम जी। 2023 में हम लोग कर रहे हैं बात, अभी हम करेंगे और कर भी रहे हैं। मैं तो कर रही हूँ भाई। खैर, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो मैच है सीरीज का, जिसे हम BPL का नाम देते हैं, उसमें पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज। पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम में से 9 खिलाड़ी इस वक्त जिनका नाम सामने आ गए हैं और वो अब बांग्लादेश जाएंगे और वहाँ पे पाकिस्तान का मैच खेला जाएगा। और इस वक्त वहाँ की जो प्रीमियर लीग है वो स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल थी। तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो है वो 2023 की ड्राफ्टिंग स्टार्ट हो गई है और उसमें पाकिस्तान के बड़े नाम जो है वो शामिल होने वाले हैं। कौन से नाम शामिल होने वाले हैं, कौन सा खिलाड़ी किस टीम के लिए इस दफ़ा जलवागर होगा और हमें फील्ड के अंदर नजर आएगा, ये सारी बातें की जाएगी। उसी के साथ साथ PCB की तरफ से भी जो है काफ़ी सारी खबरें सामने आ रही हैं। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम तो सामने आ रहे हैं लेकिन उनको NOC जारी नहीं किया जा रहा। तो क्या सिचुएशन है, किनको NOC मिल चुका है, कौन जा सकेंगे और कौन नहीं, ये सारी बातें आज के प्रोग्राम में की जाएंगी। बिल्कुल, आज का प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला बोर नहीं होगा। हम बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं और आज डिटेल में उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा आज टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बड़ी अहम खबर आई है और बड़ी खुशखबरी की बात है। और फेसबुक की मोनेटाइजेशन जो है उसकी तरफ से खबरें आ रही हैं जी। हम खुद जानते हैं कि गुज़िश्ता कुछ सालों पहले ही फेसबुक ने अपनी मोनेटाइजेशन और स्टार्स वाला जो एक सिनेरियो था कि आपके पर्टिकुलर फॉलोअर्स और पर्टिकुलर लाइक्स होंगे तो आपको स्टार का एक वो स्टार्स वाला एक सिनेरियो क्रिएट किया जाएगा और उसके बाद मोनेटाइजेशन का एक सिनेरियो उन्होंने ऑन किया था। लेकिन वो सबसे पहले जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसके बाद ऐसी कंट्रीज़ जो कि कंटेंट क्रिएशन अच्छी कर रही थी उनकी तरफ इंट्रोड्यूस करवाया गया था। एंड फाइनली फेसबुक इज़ कमिंग अप विद द मोनेटाइजेशन इन पाकिस्तान। तो इसके बारे में क्या खबरें हैं? बिल्कुल, इससे पहले भी जो है तमाम ऐसी साइट्स में सोशल मीडिया, यूट्यूब, वो पाकिस्तान में एक्चुअली मोनेटाइज हो चुकी थी, लेकिन फेसबुक की तरफ से बहुत इश्यूज आ रहे थे और इसी वजह से बहुत से पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि फेसबुक पे एक्टिव नहीं होते थे क्योंकि उनको वहाँ से फ़ायदा नहीं हो रहा था और पब्लिक की भी उस तरह से इंटरेस्ट नहीं लेती जितना कि यूट्यूब को और इंस्टा पे फॉलो कर रहे थे। लेकिन इस वक्त मेटा भी काफ़ी आगे जा रहा है तो इस लिहाज से उन्होंने फेसबुक को काफ़ी चेंज किया है और आफ्टर दैट उनको भी मोनेटाइज कर दी है। अब वहाँ पे भी जो है ब्लू टिक और सब्सक्रिप्शन प्लान के अलावा वहाँ भी अच्छे पैकेजेस दिए जाएंगे। तो खैर पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। हम लास्ट में बात कर रहे थे कि फेसबुक और उसके बारे में एक उनका इवेंट हुआ था, मेटा का पूरा इवेंट हुआ और इस तरह से डेवलपमेंट्स देखने में आ रहे हैं। और हमारी तरफ से IT मिनिस्ट्री की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि हमारे यहाँ पर बेशुमार फेसबुक के यूजर्स हैं और आप आए, विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। और मार्क ज़करबर्ग की तरफ से भी कहा गया था, यहाँ से हम लोगों ने ही बात की थी, आई थिंक हम लोग आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, तो ये भी कहा गया था कि हम लोग एक जो वफद है वो पाकिस्तान जल्द अज जल्द भेजेंगे और उसके बाद मोनेटाइजेशन का प्रोसेस जो है वो किया जाएगा। और जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग बात करेंगे एंटरटेनमेंट पे। पास एंटरटेनमेंट भी होगी लेकिन एंटरटेनमेंट को हम एंटरटेनमेंट आज नहीं कह सकेंगे। हाँ, क्योंकि बात तो आर्टिस्ट की कर रहे हैं लेकिन उनके परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जो हीरो
इस दुनिया से जा चुके हैं, वो चाहे पाकिस्तान से हैं, चाहे इंडिया से हैं, चाहे बरसग़ीर से हैं, उन सब के नाम आज लेंगे। क्योंकि रिसेंटली बहुत अफसोस की बात है कि हमारे काफ़ी ऐसे नामवर पर्सनैलिटीज़ और जो हमारे आर्टिस्ट थे वो उस दुनिया में नहीं रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। आज हम लोग बात करेंगे बॉलीवुड और साथ में लॉलीवुड की भी, मतलब कि इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री की बात करेंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री की बात करेंगे। और बॉलीवुड के एक माया नाज अदाकार जो कि बॉलीवुड के एक लेजेंडरी अदाकार रहे हैं, अमिताभ बच्चन के साथ बहुत दफ़ा बड़ी स्क्रीन पर जलवागर होते नज़र आए हैं, विक्रम गोखले इंतकाल कर चुके हैं। 82 ईयर्स की उम्र में इंतहाई तवील इलालत के बाद वो इंतकाल कर चुके हैं। और अगर हम देखें तो अमिताभ बच्चन के साथ ही उनका जो है डेब्यू हुआ था और उसके बाद बहुत सारी मूवीज़ अमिताभ बच्चन के साथ की गई। तो उसके अलावा इस पर बात तो करेंगे कि उनकी क्या पर्सनालिटी थी, वो कैसे क्या काम किया, कितना काम किया, किन किन फिल्मों में बात किया, उस सब पे हम डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसी के साथ साथ लॉलीवुड की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। तो टॉनी नवीद की भी डेथ हो चुकी है, वो भी अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। दिल की दौरा पड़ने की वजह से जो है, हार्ट अटैक की वजह से, कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी डेथ हुई है और वो भी अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। अगर देखें तो वो भी बहुत बड़ा नाम था। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि दोनों तरफ लोगों उनको पसंद करते हैं और बहुत अच्छी फॉलोइंग होती है इन सबकी। और लास्ट टाइम जैसे तारिक अटैक साहब भी पाकिस्तान में उनकी डेथ हुई, इस तरह से हमारे बहुत से ऐसे हीरो और हीरे इस दुनिया में अब नहीं रहे। तो आज इस सब पे बात ये करेंगे। आज की खबरें हैं। थोड़ा सा जो है एक लेकिन बैड जो न्यूज़ पाकिस्तान है। में उन्होंने जो पाकिस्तान में या चाहे इंडिया में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, जो उनकी क्रेडिबिलिटीज रही हैं, उस सब पर बात करेंगे। और वो उनको तो देख के, हैट्स ऑफ है। उनको सुन के खुश हो जाएंगे। बिल्कुल, तो वो तो जी हैट्स ऑफ हम लोग आज बात तो ज़रूर करेंगे, उनके लिए दुआ भी करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ हम लोग याद करेंगे उनके शानदार कारनामे, उन्होंने क्या क्या किया, फिल्म इंडस्ट्री में क्या काम किया, क्या उनका पर्सनल लाइफ कैसी थी। बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज के हमारे प्रोग्राम में। और इसी के साथ साथ हमारा इंडेक्स जो है, हमारे जो टॉपिक्स हैं वो आज समाप्त होते हैं, क्योंकि हम हमेशा आपको लंबी लिस्ट बता देते हैं और उसके बाद टाइम कम रह जाता है, टाइम बहुत शॉर्ट है हो जाता है। तो आज जो है हम लोगों ने सिलेक्टेड टॉपिक पर आपसे बात करनी है, आपको बताना है, हमने कॉन्वर्सेशन करनी है। क्योंकि इंडेक्स आपको बता चुके हैं, अब टॉपिक्स की तरफ आते हैं। टॉपिक्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि अब नेशनल इशूज़ बात करेंगे। तो इस वक्त जो ट्रेंडिंग और सबसे टॉप इशू जो आज डिस्कस करेंगे और होता जा रहा है काफ़ी टाइम से, वो है आर्मी चीफ की तैनाती, जो कि अभी वज़ीर आज़म फैसला भी करेंगे और साथ ही उनके खड़े हैं और उनकी समरी भी आई थिंक से भिजवाती है। 6 नाम है, उनमें से एक नाम सेलेक्ट करना है, इस वजह से मामला बहुत सिग्निफिकेंट सामने आ चुका है। बिल्कुल। तो आर्मी चीफ की तकर्री का जो मामला है, आवाम के अंदर बड़ा क्यूरियोसिटी का बाइस है। लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि आखिर कौन बनेगा हमारा अगला आर्मी चीफ। तो इसकी वजह से बड़ा ज़्यादा जो है लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी भी है, क्योंकि ऑलरेडी वी ऑल नो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे क्राइसिस जो है वो नज़र आए और बहुत सारी चीज़ें जो है वो और इस तरह की सारी चीज़ों में है। तो ये बहुत बिल्कुल, और इसी हवाले से हमने एक पैकेज भी तैयार किया है कि आर्मी चीफ की अब तक कितनी तैनातियां हो चुकी हैं और कितने अरसे तक रहे हैं और कौन कौन रह चुके हैं। तो सबसे पहले आइए वो देखते हैं। पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कौन होगा, ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की ही जीनत नहीं बना हुआ है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। नया आर्मी चीफ कौन होगा, ये तो आने वाले वक्त में ऐलान हो जाएगा। पाकिस्तान की आजादी से लेकर अब तक कितने आर्मी चीफ इस ओहदे पर कौन कौन और कितनी मुद्दत तक फाइज रहे हैं। पाकिस्तान बर्री फौज की क़यादत अब तक 16 जनरल सरअंजाम दे चुके हैं। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, जिन्हें 29 नवंबर 2016 को जनरल राहील शरीफ की रिटायरमेंट के बाद पाक फौज का 16वां सरबराह बनाया गया। पाकिस्तान के पहले 2 आर्मी चीफ अंग्रेज थे। पहले सरबराह बरतानिया के सर फ्रैंक वॉल्टर अगस्त 1947 से फरवरी 1948 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। इनके बाद दूसरे
कर्नल डगलस डेविड ग्रेसी फरवरी 1948 से अप्रैल 1951 तक तैनात रहे। तीसरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान 17 जनवरी 1951 से 26 अक्टूबर 1958 तक तकरीबन 7.5 साल इस ओहदे पर तैनात रहे। चौथे आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद मूसा ने 27 अक्टूबर 1958 से 17 सितंबर 1967 तक फौजी सरबराह की जिम्मेदारियां संभाले रखी। उनका दौरानिया 8 साल रहा। जनरल मोहम्मद याहिया खान 18 सितंबर 1967 से 20 दिसंबर 1971 तक मुल्क के 5वें आर्मी चीफ रहे। जनरल गुल हसन कौमी तारीख के सबसे मुख्तसर मुद्दत के लिए फौजी सरबराह बनने वाली शख्सियत हैं। उन्होंने 22 जनवरी 1972 को छठे आर्मी चीफ का ओहदा संभाला और 2 मार्च 1972 तक आर्मी चीफ रहे। उनकी बतौर आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत मुश्किल से 1.5 माह बनती है। 7वें आर्मी चीफ जनरल टका खान 3 मार्च 1972 से 1 मार्च 1976 तक इस ओहदे पर रहे। इसके बाद जनरल जियाउल हक 1 मार्च 1976 से 17 अगस्त 1988 तक 12.5 साल के तवील अरसे तक 8वें आर्मी चीफ के तौर पर रहे। जनरल जियाउल हक ने 1977 में पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो की जमहूरी हुकूमत का तख्ता भी उल्टा था। तैयारे के हादसे में जनरल जियाउल हक और बड़ी तादाद में फौजी अफसरान की मौत के बाद जनरल मिर्जा असलम बेग 17 अगस्त 1988 से लेकर 16 अगस्त 1991 तक 9वें आर्मी चीफ रहे। 10वें फौजी सरबराह जनरल आसिफ नवाज जंजुआ थे, जो 16 अगस्त 1991 से 8 जनवरी 1993 तक आर्मी चीफ रहे। जनरल अब्दुल वहीद काकड़ 11वें आर्मी चीफ थे, जिन्होंने 12 जनवरी 1993 से 12 जनवरी 1996 तक ये ओहदा संभाला। जनरल जहांगीर करामत 12 जनवरी 1996 से 7 अक्टूबर 1998 तक 12वें सिपह सलार रहे। जनरल जहांगीर करामत उन चंद एक फौजी अफसरों में से हैं जिन्होंने सिविल हुकूमत से इख्तलाफात पर इस्तीफा दिया था। जनरल परवेज मुशर्रफ 7 अक्टूबर 1998 से 28 नवंबर 2007 9 साल तक 13वें आर्मी चीफ रहे। उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव और सदर के मनसब भी संभाले। 12 अक्टूबर 1999 को परवेज मुशर्रफ ने वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। 14वें पाक फौज के सिपह सलार जनरल अशफाक परवेज कियानी बने। परवेज मुशर्रफ के बाद जनरल कियानी ने फौज की कमान संभाली थी। आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी की 29 नवंबर 2013 को रिटायरमेंट के बाद पाक फौज की सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवेल्यूएशन लेफ्टिनेंट जनरल राहिल शरीफ को 15वां आर्मी चीफ बनाया गया। वो निशाने हैदर पाने वाले मेजर जनरल शरीफ के छोटे भाई हैं और गुजरावाला में कोर कमांडर रह चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की 29 नवंबर 2016 को रिटायरमेंट के बाद पाक फौज की सीनियरिटी में लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा को 16वां आर्मी चीफ बनाया गया। आर्मी चीफ रावलपिंडी में 10 कोर कमांडर रह चुके हैं। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान का 17वां आर्मी चीफ कौन होता है। जी बिल्कुल, अभी हमने देखा वॉइसेस की स्पेशल रिपोर्ट के अंदर कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हिस्ट्री क्या रही है और कौन कितनी मुद्दत तक जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर फाइज रहा और किस तरह से अपने फरीज़े अंजाम दिए। थैंक यू सो मच फॉर द टीम। और इसी के साथ साथ वी ऑल नो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए होती है और इम्पॉर्टेंस रखती भी है। और अगर हम आर्मी की बात करें तो आर्मी एक ऐसा ओहदा है, एक ऐसा प्रोफेशन है और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके लिए एक दिल से मोहब्बत का इजहार जो है वो सामने आता है। लेकिन इस दफ़ा अगर हम पाकिस्तान को देखें और पाकिस्तान की हालिया सूरत हाल को देखें तो अवाम के अंदर और बहुत सारे लोगों के अंदर जो है ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है क्यूरोसिटी की नज़र से देखा जा रहा है कि आखिर आने वाला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होने वाला है। तो इसी के साथ इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सर मौजूद है। आज हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड असद महमूद सर ने। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर आर्मी चीफ की तैनाती का मामला इस वक्त बहुत सिग्निफिकेंट हो चुका है, चूंकि वैसे तो यहाँ पे मामला बड़ा सिंपल नजर आता है। लोग कहते हैं कि मेरिट पर फैसला होना चाहिए। जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही हैं बार बार बयान आता है, अगर फैसला मेरिट पर ही होना है तो डिपार्टमेंट ने फैसला करना है, तो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, बार बार बयान और इतना वायरल क्यों हो रहा है टॉपिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ।
ये पिछले कई हफ्तों से आप ये कह सकते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के मामले को फाइन एक तैनाती है कि इससे पहले भी आपके आर्मी चीफ गुजरे हैं, आपने वो बड़ा अच्छा एक लिहाज से रिपोर्ट भी अपनी तैयार की हुई थी हिस्ट्री के ऊपर, तो उसमें तो किसी तरह का कोई एक लिहाज से प्रॉब्लम नहीं रहा। बट व्हाई इट इज सो, बिकॉज कि आपकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो हुकूमत के अंदर है चाहे अपोजिशन के अंदर है, उसको उन्होंने इस हद तक मतनाज़ा बना दी है कि एक आम शख्स जो है वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल खत्म है, सिर्फ ये आर्मी चीफ की तैनाती है, ये तोशा खाना का केस है, और फिर इन्होंने अपने आप को जो है वो निकालना है मुख्तलिफ तरह के जो नैब के मुकदमात हैं या नैब को एक लिहाज से उन्होंने खत्म करना है। तो ये सारी सिचुएशन एक्चुअली आपको नजर आती है। इससे हटके तो मैं बड़ा ही मुझे वाकई हैरानी होती है कि हम ओवरऑल जो हमारी इस वक्त जो हुकूमत है, वाई बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती है या प्रेरोगेटिव जो आता है वो तो प्राइम मिनिस्टर का आता है, और प्राइम मिनिस्टर का हाल ये है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है सर। हमें बता रहे थे कि अगर हम लोग अपनी हिस्ट्री की बात करें, अपनी सिचुएशन जो अब पहले तकर्रियाँ हुई, जो पहले तैनातियाँ हुई, उनके अंदर बात करें तो इस तरह की कंट्रोवर्सी कभी देखने को नहीं मिली है। इस तरह की जो तजाद है वो कभी नज़र नहीं आए, और ये सारी सिचुएशन हमें देखने को मिली है। इसी के साथ साथ में आई है इस वक्त कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब हमारे मौजूद है, दोबारा भी हमें वो ज्वाइन करेंगे और इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि मसला वाकई बहुत सिग्निफिकेंट है। और इस वक्त जो है आप देखने में आ रहा है कि मामला जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत रेस किया जा रहा है। सर बिल्कुल इस पर मैं एक और सवाल करना चाहूँगा। यहाँ पे अब देखने में आ रहा है कि एक तरफ खान साहब की तरफ बात कर ले, अब जरा पॉलिटिक्स की तरफ बात कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सामने आ रही हैं, एक्चुअली वो बहुत इसमें अपनी इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि फैसला तो मेरिट पर ही होगा, लेकिन वो भी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और फिर खान साहब जो है उनसे कहते हैं कि मेरिट पर फैसला हो, फिर वो बात करते हैं कि सदर आरिफ अलवी से मैंने बात भी की है इसी हवाले से, जब फैसला मेरिट है, सिंपल है, तो सिंपल क्यों नहीं रहने दिया जा रहा है उसको? एग्जैक्टली तो इस चीज़ के बारे में यहाँ से एक्चुअली वी विल बी डिस्कसिंग टू कर्नल साहब एज वेल। तो ये से यहाँ पर ना अगर हम लोग बात करें अपने आर्मी स्टाफ की और अपने चीफ प्राइम मिनिस्टर की, तो उनका बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ के अंदर जो है नज़र आया है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, और उन पर जो है बहुत ज़्यादा जो है ट्रस्ट बिल्ड किया जा रहा है। अगर हम लोग JUI की बात करें, BAP की बात करें, PPP की बात करें, MQM की बात करें, तो ये जितनी भी इत्तेहादी कम्युनिटीज़ थी और जो इत्तेहादी हमारी पार्टीज़ है, उनकी तरफ से बड़ा ज़्यादा जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर को, जो हमारे कायम मुकाम हमारे जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, करंट प्राइम मिनिस्टर, उनको बहुत ज़्यादा जो है सराहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने आपको ये मुकाम दिया है, और अल्लाह ताला ने जो मुकाम आपको दिया है उसके मुताबिक आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री कर सकते हैं, और आपको करनी ही चाहिए, और हम तमाम लोग आप पर ट्रस्ट भी करते हैं। इसके बारे में बहुत सारी कॉन्वर्सेशन जो है कर्नल साहब हमारे साथ मौजूद है। कर्नल साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी, आई कैन हेयर यू। बीच में मेरा ख्याल है कुछ सिग्नल्स का इशू था कि वो आवाज हमारी कट जाती थी, सिग्नल जो है वो ड्रॉप हो जाते थे। सर, हम लोग बात कर रहे थे कि इस दफा जो तकर्री हो रही है बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज का शिकार है, और बहुत ज्यादा जो है इस पर बात भी की जा रही है। इससे पहले हिस्ट्री में जो रिपोर्ट थी आपने वो भी देखी, उसके अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस दफा ये हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? ये कंट्रोवर्शियल इतना क्यों बना दिया गया है? क्या ये बाकी जगहों से तवज्जो हटाने के लिए है या कोई और रीजन है? बिल्कुल, आप ये कह भी सकते हैं कि तवज्जो हटाने का भी सिलसिला हो सकता है। वाई बिकॉज 7.5 महीने हो गए हैं PDM की गवर्नमेंट को। तो जिस तरह अगर कोई कुछ डिलीवर कर सकते, कोई इनकी कैपेसिटी होती, या फिर आवाम को कोई रिलीफ दे सके, या इकोनॉमिकली कोई मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते, तो प्रॉब्ली इस तरह की बात ना होती। बट एक्चुअली उन्होंने ये प्रूव किया है कि दे आर एब्सोल्युटली इनकॉम्पिटेंट पीपल। और चाहे इनकी वजारत ओके खारजा की बात करते हैं, वजीर दिफा को आप ले लें, और फिर आप जो वजीर खजाना है उसको ले लें। आज महंगाई देखें किस तरफ जा रही है, डॉलर का रेट एक क्या से क्या चल रहा है, अदायगियों का जो एक अदम तवाज़न आप ओवरऑल देख रहे हैं, और जो आपको
इकॉनमी की सिचुएशन नजर आती है वो बिल्कुल भी ऐसी सूरत हाल नहीं कि जिसपे एक आम पाकिस्तानी मुतमईन हो सके। हाँ, ये हुकूमत तो मुतमईन है वाई, बिकॉज पीडीएम ने टेक ओवर किया इस मुल्क को, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, एक जमहूरी अमल था, उसके सवाल बहुत सारे उठते हैं, बट फाइन दिस वाज अ पॉलिटिकल प्रोसेस एंड थ्रू दी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन्होंने मतलब नो कॉन्फिडेंस मूव लेकर आए, जिसके अंदर इनकी अब हुकूमत है। बट इनके बारे में ना बहुत सारे लोगों को, इनको अपने बारे में भी बड़ी खुशफहमी या गलत फहमी थी कि जब हुकूमत के अंदर आएंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे और किस तरह से। लेकिन इनका मकसद सिर्फ एक ही था कि इनके ऊपर अरबों नहीं खरबों के मुकदमात थे, और आप से कि जिस तरह की एविडेंस इकट्ठी हो चुकी थी, जिस तरह के केसेस ये प्रिपेयर हुए थे, तो ये फैमिली तो बच नहीं सकती थी। लाइकवाइज जरदारी साहब के साथ भी यही सिचुएशन थी। तो एक तो उन्होंने आते साथ सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो ओवरऑल नैब के कवानीन के अंदर तरमीम कर देना, सारा कुछ कर देना, अपने आप को अलादा कर देना। यानी आप ये देखें कि एक शख्स जिसका मुकदमा था और उसके अंदर उस दिन उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, तो उसी दिन उसने कहा जी कि नहीं वो तो प्राइम मिनिस्टर का हल्फ उठा रहा है। तो दिस इज, ये आप कह सकते हैं कि सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। तो ये मैं कहता हूँ कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली मैं इसका जिम्मेदार सबसे ज्यादा, ठीक है आप पीटीआई को तो ब्लेम करते हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है वो तो सर्टनली नवाज शरीफ साहब हैं। ये प्रीमियर, तो जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा था बीच में हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था, जी उन्होंने क्या किया कि इजिप्ट में गए हुए थे, पाकिस्तान आने का ट्वीट किया, यूके चले गए। इनका डिफेंस मिनिस्टर और एक मलक अहमद खान है जो आजकल इनके स्पेशल असिस्टेंट है, वो उनको असिस्ट करने के लिए मौजूद थे वहां पे। बिल्कुल। अच्छा, क्यों गए थे कि जी मियां नवाज शरीफ से उन्होंने कोई मशवरा करना था, और मशवरा आप ये देखे कि फाइन, ठीक है उनकी पार्टी है, जैसा भी वो करते हैं, मशवरा कौन किससे कर रहे हैं कि जो कि कन्विक्टेड हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको सजा दे चुकी है, वो जमानत के ऊपर मौजूद हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ वापस आए अगेन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इनकी मैं पीटीएम की बात करूं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इनके बयानात, अच्छा आप चाहे शाहिद खाकान अब्बासी हैं, चाहे ये वजीर दाखिला सनाउल्लाह हैं, या फिर वजीर दिफा की आप बात करो, और आप ये देखें पिछले स्पेशली 4 दिनों की स्टेटमेंट्स उठा के देखें, उनके अंदर आपको वो नजर आता है, वो एक यानी अपनी ही फौज को, उसके सिस्टम को ये क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल सर, ये और बात सामने आई है, सॉरी आपको इंटरप्ट किया साहब, कि वहाँ पे अभी कायरा साहब का बयान है नून लीग से, उन्होंने कहा कि अगर सदर 15 दिन तक समरी रोक लेंगे तो हमने भी इसका कोई तोड़ सोचा होगा। मतलब कि ऐसे क्या तोड़ मरोड़ है जो कि आर्मी चीफ के हवाले से बात कर रहे हैं? मैं आपसे बिल्कुल आई डू एग्री। व्हाई? बिकॉज ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो सियासत की जा रही है, इट इज टू बी इन पावर कॉरिडोर्स। पावर कॉरिडोर के अंदर आ जाएं, कुव्वत हासिल करें, और उस कुव्वत को फिर आप कन्वर्ट कर दें मनी मेकिंग मशीन के अंदर। ये पिछले आप ऑलमोस्ट 4-5 दहाइयों से ही सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर होता हुआ देख रहे हैं, और इसकी जिम्मेदार मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। बिकॉज आप इनसे पूछिए ये काम क्या करते हैं, कोई काम नहीं है। सियासत किस लिए करते हैं? सियासत अवाम की खिदमत के लिए और इबादत समझ के करते हैं, बट प्रैक्टिकली दीज आर द पीपल हु आर करप्ट टू द कोर, और इनका किसी तरह से अवाम के साथ, लोगों के साथ, उनकी भलाई के साथ कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अभी ये जब उन्होंने मुल्क की इकानमी की हालत आपने देखी, महंगाई की हालत देखी, ये सारा कुछ है, तो क्या आप समझते हैं कि इनको ये रियलाइजेशन आई है कि नहीं हमने कुछ सोचना है, हमने कुछ करना है, हमने लोगों को कुछ बेहतरी, कुछ रिलीफ देना है? बल्कि सो मच सो, इनको फर्ज करें जब 10 जुलाई को गवर्नमेंट आई पीडीएम की, तो 22 बिलियन के करीब जो है वो फॉरेस्ट रिजर्व इनके पास मौजूद थे। इस 22 बिलियन को इन्होंने आज ऑलमोस्ट $12.5 बिलियन पे लेकर आ गए। इन्हें बजाय बेहतरी की तरफ जाने के एक लिहाज से ये खराबी की तरफ चले गए। अब ये सवाल तो करना बनता है कि भी एटलीस्ट अगर पिछली हुकूमत थी वो भी तो चीजों को मैनेज कर रही थी ना, सारा कुछ था, पर ये क्यों लोगों को रिलीफ नहीं दे रहे? यानी पेट्रोल 149 पे इन्होंने छोड़ा था और वो उठ के अभी 225-226 पे चला गया। यू नेवर नो कि दुनिया में तो पेट्रोल की कीमतें सस्ती हो रही हैं और आप यहाँ पर पेट्रोल की कीमत को जो है वो बढ़ता हुआ देखें पाकिस्तान के अंदर। इसी तरीके से सारा का सारा हुआ है। आप रोजमर्रा की जी
आई एम सो सॉरी, मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया। अच्छा, जी, जी। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स के अंदर तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री और उनकी तैनाती के बारे में बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी सामने आ रही हैं और बहुत एक अहम मसला इसको बनाकर सामने लाया जा रहा है। लेकिन अगर हम आवाम की बात करें तो आवाम के अंदर ही बड़ी क्यूरोसिटी है इस दफ़ा, जो क्यूरोसिटी हमने आज से पहले नहीं देखी। तो ये क्यूरोसिटी आखिर क्यों है, ये वजह क्या है? क्यूरियोसिटी इन व्हाट सेंस एक्चुअली आप ये इसकी बात कर रहे हैं कि जी मतलब हु इज गोइंग टू बी कि ये भी कहा जा रहा है कि मे भी हो सकता है कि सिचुएशन जो है वो मार्शल लॉ की तरफ जा सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट्स में बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं, हमारी डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। इस वजह से इस तरह की जो सिचुएशन है वो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री से पहले नहीं देखने को मिली, लेकिन इस दफ़ा देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से अवाम में भी बड़ा ज़्यादा इस चीज़ के बारे में तजस्सुस है कि वाकई में नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आना है या नहीं, क्योंकि तारीख पे तारीख तो हम लोगों ने या आई गॉट योर क्वेश्चन आमना। एक मैं आपसे बात बताऊं, इस हाइप को क्रिएट करने में जो सबसे ज्यादा मुजरमाना फेल मैं कहूंगा कि अदा किया है वो आपके पॉलिटिशियंस ने किया है, और उस जलते के ऊपर जो तेल छिड़का है वो आपके मेन स्ट्रीम मीडिया ने किया और सोशल मीडिया ने किया। यानी आप देखें ना, कौन सा मुल्क ऐसा है जिसके अंदर अगर चीफ की तैनाती होती है तो हफ्तों पहले महीनों पहले उसकी डिस्कशन शुरू हो जाती है, जो उसके कैंडिडेट होंगे उसकी वो लिस्ट आ जाती है, उन्होंने कहाँ कहाँ सर्व किया उनका डाटा एक लिहाज से सामने आ जाता है। ये मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा आप खराबी और एक प्रोपेगेशन अगेंस्ट दी आर्मी नहीं हो सकती थी, जो कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया और फिर आई वुड से कि हमारी इवन पॉलिटिकल पार्टीज ने किया, सिटिंग गवर्नमेंट ने किया। वो जो इससे पहले भी मैं आपसे बात कर रहा था ना कि जी लंदन से वापस है शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, जो 13 पार्टी हैं मैं इनसे भी मशवरा करूंगा। इसके बाद उन्होंने कहा जी नहीं, मैं कैबिनेट से भी मशवरा करूंगा। लुक एट हिम, मतलब ही इज सो इनडिसाइसिव, ही इज सो, जिसको कहे इनकॉम्पिटेंट, कि ही इज नॉट, ये उनका ओके जी प्रेरोगेटिव है कि वो डिस्क्रिशन है कि किसको चीफ बनाते हैं किसको नहीं। दूसरी मैं एक से आपसे बात करूं, जो आपने क्यूरियोसिटी की बात की है, हमारे ये जो 6 लेफ्टिनेंट जनरल हैं, ये सारी की सारी मतलब जो कमांड स्टाफ ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव जिस तरह की भी ट्रेनिंग है या अपॉइंटमेंट्स है वो सारी की सारी गुजार चुके हैं। दे आर हाईली कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स। वो 3 स्टार प्रमोट इसी को करते हैं, द वन हु इज रियली कॉम्पिटेंट इन हिज प्रोफेशन। इसमें तो मैं किसी तरह का कोई शक ही नहीं है। अब डिपेंड ये करता है कि देखे ना कि इनमें से 6 में से आप किसी को भी चेयरमैन बनाते हैं जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेटी का, या आप फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाते हैं, they are absolutely competent to take on the assignment। मुझे तो इसके ऊपर बड़ी हैरानी होती है कि why it is so, why there is so much of discussion मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया उठा लें, we got nothing else to do। मैंने आपसे कहा ना, या तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो तोशा खाना केस है, एक घड़ी है, या फिर जो है आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती नजर आती है। बाकी तो ऐसा लगता है कि मुल्क के अंदर जो है वो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये दिस इज नॉट द टाइम। दूसरा आपने सवाल जो इसी के अंदर किया कि जी नहीं कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि इकोनॉमी की हालत बड़ी खराब है, सारा कुछ है, तो जी देखें अच्छा यहाँ पे मार्शल लॉ आ सकते हैं। नॉट एट ऑल, इट्स नॉट द टाइम, इट्स नॉट द ईरा जिसके अंदर आप ये कहें जी कि इस तरह के वेंचर एक लिहाज से देखे चले जाए। फाइन, अब मेरा ख्याल है कि अब हम ओके जी 2022 के अंदर हैं, दुनिया बड़ी आगे चली गई है ओके, बिकॉज आप इंटरनेट की बात करते हैं या ओवरऑल सोशल मीडिया को भी लें तो द वर्ल्ड इज लाइक अ ग्लोबल विलेज। अब ऐसा नहीं हो सकता, अब तो कुछ छोटी सी बात भी होती है। इससे पहले अगर आप याद करें 70s के अंदर 60s के अंदर लोगों को हफ्तों बाद खत मिला करते थे, पता चलता था कौन कहाँ पे है, कौन जिंदा है, कैसा है, किस तरीके से। अभी तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स एक चीज का पता होता है। फिर दूसरी मैं आपसे बात करूं, आप जिस ओके जी जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, आप दोनों की मैं बात करता हूँ, आप लोग बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, आईक्यू लेवल हमसे ज्यादा अच्छा है, मैं आपको ये बताऊं, और आप पाकिस्तान को फलता फूलता तरक्की करता देखना चाहते हैं, मेरिट को देखना चाहते हैं, जस्टिस को देखना चाहते हैं, इनइक्वालिटी को खत्म होता हुआ देखना चाहते हैं, मेरिट के ऊपर तकर्रियां चाहते हैं, तो फाइन, मैं नहीं समझता कि इन सारी चीजों के होते हुए और आप जैसे यंग और वाइब्रेंट लोगों के होते हुए कोई इस तरह का कोई सिलसिला हो जाए कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता खराबी की तरफ एक लिहाज से चल पड़े। मैं फील करता हूँ कि ये आज की दिन है, मेरा ख्याल है आज शाम तक रात तक सारी चीजें एक लिहाज से आउट हो जाएगी, तो एटलीस्ट
there will be nothing much for the mainstream media to discuss in their talk shows के आगे किस तरीके से चीजों को लेके चलना है। और सोशल मीडिया भी ना, क्योंकि उन्होंने अपनी दुकान चलानी होती है, सौदा बेचना होता है, मेनस्ट्रीम मीडिया का भी इस तरह का सिचुएशन है, वो फिर कोई नई दुरुस्तनी के अंदर पड़ जाएंगे, कोई और टॉपिक ढूंढना शुरू कर देंगे, उस पर चले जाएंगे। बट आमना, आई कैन अश्योर यू, मेरा ख्याल है आने वाले दिन आई एम वेरी पॉजिटिव कि इंशाल्लाह ठीक होंगे, पाकिस्तान के लिए ठीक होंगे, हमारे नौजवानों के लिए इंशाल्लाह ठीक होंगे। बिल्कुल सर। अच्छा, यहाँ पे सवाल ऐड करना चाहूँगा। जाहिर बात है ये कोई अब ढके चुकी बात तो नहीं है, जाहिर बात है आप सही कह रहे हैं कि ट्रेंड हो गया टॉपिक, सोशल मीडिया का भी किरदार है, पॉलिटिकल पार्टी भी है, वो भी बहुत इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ मैं सवाल ऐड करना चाहूँगा कि बार बार ये चीज़ जो है बोली जाती है, ट्रेंड की जाती है, तो इसमें पॉलिटिकल पार्टियों का क्या इंटरेस्ट होता है आर्मी चीफ के हवाले से? देखिए ना, एक्चुअली ये भी बड़ी गलत फहमी का शिकार है सारी पोलिटिकल पार्टीज। जी सपोज इफ दे आर गोइंग टू अपॉइंट समबडी एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो पता नहीं इसके बाद जो है वो उनके मरहूने मिन्नती रहेंगे, उनके जो नैरेटिव है, जो स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी है या ग्रुप है, उसके नैरेटिव को फैसिलिटेट करेंगे। नो, नॉट एट ऑल, ही हैज लॉट मेनी रिस्पांसिबिलिटीज एंड माइंड यू ही इज नॉट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये सिपा सलार जो है वो 6-6.5 लाख ट्रुप्स की बात कर रहे हैं। प्रॉबेबली मैं उसको इस तरीके से देखा हूँ कि हमारे अपने जो अवाम है, हमारे लोग हैं, ये 22 करोड़ लोग हैं, इनकी जो अटैचमेंट है अपने आर्म फोर्सेस के साथ और स्पेशली फौज के साथ, तो ये आप ये कह सकते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो 22 करोड़ लोगों का नुमाइंदा बन के एक लिहाज से सामने आता है। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से हमारी आर्मी है, जो उन्होंने वार ऑन टेरर लड़ी, जिस तरीके से हमारे यंगस्टर्स ने, हमारे यंग ऑफिसर्स ने, हमारे जनरल ऑफिसर्स ने, हमारे सोल्जर्स और सरदार साहबान ने जिस तरीके से खून दिया इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, तो कोई रीजन नहीं बनता कि इसके अंदर वो ये कहें जी कि नहीं, अच्छा वो बाकी मफाद को साइड पर रखते हुए, नेशनल इंटरेस्ट को साइड पर रखते हुए सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी होगी तो उसको लेके चलेंगे। आप देखें ना, अगर इससे पहले 4 चीफ जो है वो अपॉइंट कर चुके हैं, या 5 चीफ हैं नवाज शरीफ। सो व्हाट इज द एंड रिजल्ट? क्या हुआ? हर एक के साथ उनका डिफरेंस हुआ। द रीजन इज कि आर्मी इटसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूट। उनके अपने बहुत बहुत मैं समझता हूँ कि मल्टीफेरियस किस्म के टास्क होते हैं, बहुत सारी चीजों को एक लिहाज से देखना होता है। इट्स नॉट ओनली, बट ठीक है, एक ऑर्गन है, बहुत मजबूत तरीन ऑर्गन है आपकी स्टेट का, उस ऑर्गन ने अपने एक एम्बियट के अंदर काम करना होता है, वो उसका अपना एक स्फीयर ऑफ एक्शन एरिया होता है जिसके अंदर उसने ऑपरेट करना होता है। सो लॉट मेनी रिस्पांसिबिलिटीज व्हिच एक्चुअली दे आर ऑन द शोल्डर्स ऑफ चीफ आर्मी स्टाफ, उन सबको उसने फुलफिल करना होता है। और ये जो फाइन जो गवर्नमेंट होती है, जो उसने कोई अगर कोई रिस्पांसिबिलिटी इन एडिशन टू दी जो उनकी असाइंड जिम्मेदारियां हैं उससे हटके अगर कोई होती है, डेफिनेटली दे डू इट। चाहे अगर आप ओके ज़लज़लों की बात करते हैं, सैलाब की बात करते हैं, कोई और कुदरती आफत आती है, कोई और कहीं पे उनको इलेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, इन सारी चीजों के लिए तो बिल्कुल फौज सामने होती है। लेकिन उनको जो प्राइमरी और मेन रिस्पांसिबिलिटी इज बेसिकली द डिफेंस ऑफ फ्रंटियर्स की आप बात करते हैं, तो उसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि नो वन इज गोइंग टू कंप्रोमाइज एंड चीफ इज एक्सट्रीमली बिजी पर्सन। और आप आने वाले दिनों के अंदर ये सारी चीजें इससे पहले भी देखी, अब भी आप देखेंगे कैसे सिचुएशन आगे चलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा करण साहब, यहाँ पर मैं खुद अगर अपनी बात करूँ तो जब छोटे हुआ करते थे तो आर्मी बड़ा एक प्रेस्टिजियस सा वो लगता था कि आर्मी की गाड़ियाँ गुजर रही है तो हेलो बोल रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी, लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन अब देखने में आता है पब्लिक में, जब हम लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, आम बैठकों में बातें होती हैं तो इस तरह की बातें की जाती हैं, एस्टेब्लिशमेंट की बातें की जाती हैं, एंड पीपल आर वेरी ओपन टू टॉक अबाउट इट। तो ये जो एक गैप था, जो एक बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस समझा जाता था, और अब समझा जाता है कि हर चीज के अंदर मिलावट है, हर ओहदा जो है उसके अंदर किसी और की पॉलिटिक्स चल रही है, ये इस तरह की बातें बहुत ज्यादा सुनने को मिलती हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? एक आर्मी का इदारा, डिफेंस का इदारा है, उसका काम है हमारी हिफाजत करना, तो ये भी पॉलिटिक्स के अंदर इंक्लूड क्यों हो गया? अच्छा, आप यूं सोचें, मैं इसका ना लेट दिस बी द लास्ट क्वेश्चन टू टैकल। मैं एक आपसे अर्ज करूं, आपने ये सवाल किया कि जी हाँ, मैं खुद भी इवन व्हेन आई वाज अ बॉय या फिर मैं कॉलेज में भी पढ़ता था, तो मेरी जो अटैचमेंट फौज के साथ थी वो बिल्कुल आपने ठीक एक्सप्लेन की है। जो उनकी प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो है वो अपने फराइज अंजाम देने हैं, तो क्या आपने महसूस किया कि उसके अंदर किसी तरह की कोई कोताही है? और
आई वुड से कि मैं ये जरूर आपसे कहूँ, इट्स नॉट कि आपके एक जहन में क्यूरियोसिटी है, यू वांटेड टू आस्क मी टू रिप्लाई दिस क्वेश्चन, लेकिन मैं आपसे ये बताऊं, ये वो क्वेश्चन है, ये वो चीजें हैं, आप यकीन माने सोशल मीडिया पे जिस तरह की बहुत ज्यादा आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, इसी के अंदर मैं ऐड करना चाह रही थी कि अगर हम लोग इसी सिचुएशन को देखें तो हमारी पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा ऐड कर दिया गया है इस चीज को। लोग ओपनली, हमारे पॉलिटिशियंस ओपनली इस चीज को टारगेट करना शुरू हो गए हैं, इसके अंदर पॉलिटिक्स को ऐड करना शुरू हो गए हैं और चूरन इन अ सेंस। तो अपना काम हम नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस में कोई नहीं कर रहा, लेकिन ये काम जरूर है। हाँ, हियर यू आर। उसकी मैं रीजन देता हूँ आपको। आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके जो मीडिया सेल्स हैं, चाहे नून का है, पीपल्स पार्टी का थोड़ा लेस एक लिहाज से आगे चलता है या ऑपरेशनल है, पीटीआई का बहुत ज्यादा एक्टिव है। अच्छा, उसी मीडिया सेल की आड़ लेते हुए, इस्लामी नाम लिखते हुए आप इसके अंदर देखते हैं कि आपके जो दुश्मन हैं वो बेसिकली सरायत कर गए, बिल्कुल कोई शक नहीं। अच्छा, वो इतने खूबसूरत आराय के अंदर पोस्ट डालते हैं कि एक मैं कहता हूँ जी कि मैंने 28-29 साल फौज में सर्व किया। जब उसको मैं पढ़ता जाता हूँ तो मुझे लगता है यार ये वाकई बिल्कुल ऐसा है, बिकॉज अभी थिंग्स आर चेंजिंग नाउ इन दी सोशल मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया। वो जमाना गुजर गया कि नहीं जी आपने अटैक करना है, आपने किसी मुल्क पे कब्जा करना है। अब कहते हैं कि आपने इकोनॉमिकली उसको क्रंच करना है और फिर जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली उनके माइंड को कैप्चर करके थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू 5th जनरेशन वॉरफेयर, आपने लोगों के माइंड इस तरीके से पोल्यूट कर देने हैं कि वो उनको हर चीज के अंदर बुराई, खराबी और ब्लैकिशपन नजर आता है। ये वो सिचुएशन है जो आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी लोग बैठे हैं, जो आपके सोशल मीडिया के अंदर भी लोग बैठे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं रावलपिंडी के अंदर मैं रहता हूं, मैं कैंटोनमेंट के अंदर से मैं गुजरता हूं, मैं अपने सोल्जर्स को देखता हूं, मैं उनको मिलता हूं, मैं आई लुक इनटू देयर आईज और मुझे वो फील होता है कि हाँ, वो उनकी जो अटैचमेंट है हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ, उनको जो कमिटमेंट है, आई वुड से कि कुछ भी हो जाए। देखे ना, पिछले 4 सालों के अंदर स्पेशली इस कदर मैं समझता हूँ कि क्रिटिसाइज, एक प्रोपेगेंडा किया गया आर्मी के खिलाफ। तो डू यू थिंक कि आप ये कहते हैं कि नहीं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कहा जी नहीं हम तो साइड पे वेपने रख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आप आके पॉलिटिकल पार्टी या मेन स्ट्रीम मीडिया के जो अफलातून बैठे हैं, जो हर वक्त सिर्फ गोली गाली से ही बात करते हैं, तो वो आके तो अब सरहदों का दिफा संभाल ले, हम साइड पर हो जाते हैं। नहीं, नॉट एट ऑल। व्हाई? बिकॉज आपने इस सारी चीज के अंदर रहते हुए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी परफॉर्म करनी है, और ये जो लोगों के अंदर नेगेटिविटी आ गई है, आप उसको भी एक लिहाज से रिमूव करना है। एंड आई एश्योर यू आयशा कि ये आप चीजों को आमना, ये चीजों को आप ना ये रिमूव होते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। आई कैन एश्योर यू। बाकी ये देखे ना, जिस आप अगर नोट कीजिएगा, आप नून लीग को ले लें, नून लीग के बयानात को ले लें, मरियम के बात करें या उसके वालिद की बात करें, नवाज शरीफ की, या उनके जावेद लतीफ की बात करें, जो उन्होंने वेनमस लैंग्वेज इस्तेमाल की फौज के खिलाफ, जो आप हमसे कोई ढकी छुपी है? इशारों कनाइयों के अंदर पीटीआई के लोगों ने जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया, बिल्कुल नहीं बनता था। मैं ये फील करता हूँ कि इस सारे मामले के अंदर मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को मैं कहूंगा कि उनका एटीट्यूड बहुत हद तक पॉजिटिव रहा है। फाइन, उनकी अपनी भी गोट फंसी हुई थी, उन्होंने अपने आप को करप्शन के मुकदमों से निकालना था, बट इसके बावजूद भी मैं आपसे बताऊं कि आप इस जो इवन कल की तकरीर भी आप देखें सिपा सलार की, तो दैट वाज द रीजन को अपने आपको बिल्कुल रेस्ट्रेंट के अंदर रखना चाहिए था। व्हाई? बिकॉज कहने को तो कहते हैं आप पाकिस्तान आर्मी है, दिस इज पीपल्स आर्मी, आर्मी ऑफ पाकिस्तानी पीपल। आप उठ से यहाँ से ये बच्चे उठते हैं, यहाँ से जाते हैं और फौज को ज्वाइन करते हैं। और वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, वी नीड टू बी वेरी कॉशियस कि जी नहीं, हम कोई ऐसी चीज, कोई आप सोशल मीडिया पे भी देखते हैं तो उसको कोई और शेप दे के, कोई और उसको रंग दे के, और हम खुद उसको आगे फैलाना ना शुरू करते हैं। नथिंग ऑफ दैट काइंड। यू नेवर नो कि आपके जो एंकर साथ बैठे हैं, माशाल्लाह ही इज वेरी यंग एंड फैबुलस, वो डिसाइड करते हैं जी कल मैं जाके फौज पे ज्वाइन करता हूँ। व्हाई? बिकॉज उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत है, उनकी फौज से मोहब्बत है, और उस मुल्क से, इस मट्टी से उनकी मोहब्बत है। दैट इज द आई से रूट कॉज जो कि आपकी फौज का, आपकी मुसल्लह अफवाज का जो है इस वतन के साथ है, इस वतन के साथ कमिटमेंट है, और ये कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल फौज की बहुत क्रेडिबिलिटीज हैं इसमें, उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, और आप इसमें
बिल्कुल स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस चीज़ को, जो भी क्रिटिसाइज है, जो भी मामला है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी का बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और यहाँ बात करें कि हर मतलब कि जो भी पाकिस्तानी मसला आता था, जब भी कोई जंग होगी या कोई इशू हो गया, तो उसमें पाक फौज ही सबसे आगे नजर आती है। सैलाब हो गया, कोविड हो गया, तो पाक फौज ने ही वहाँ पे सबसे पहले जो है अपना आम किरदार अदा किया है। जब कोई इदारा या कोई भी आम पार्टी हाथ ऊपर कर लेती है और थक जाती है, तो तब पाक आर्मी वहाँ पे आके मसीहा बनती है। एग्जैक्टली, दिस इज द पीपल्स आर्मी। और आर्मी हमारे में से ही हमारे जवान उठकर हमें ही हमारे मुहाफिज बनते हैं, एंड दिस इज एक्चुअली द पीपल्स आर्मी। और आर्मी हमें जिस तरह से सपोर्ट करती है, जिस तरह से हमें डिफेंड करती है और हमें सेफगार्ड करती है, वो किसी से भी ढकी छुपी बात नहीं है। आर्मी इज आवर इंस्टीट्यूट। बिल्कुल, मैं यहाँ बात करना चाहूंगा कि आर्मी ने जो है अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाई है, परफॉर्मेंस दिखाई है, तो बात भी वही करे जिसने परफॉर्मेंस दिखाई हो। अगर परफॉर्मेंस नहीं दिखाई तो किसी पर तनकीद भी नहीं करनी चाहिए। और अगर हम लोग पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पर तनकीद ही नजर आती है, हमें क्रिटिसिज्म ही नजर आता है। फिर उस जुमरे में कोई भी हो सामने, हम लोग किसी भी प्रोफेशन की बात कर ले, वो लोग उसको उसी तरह से लेते हैं जिस तरह से पॉलिटिशियंस एक गंदा खेलते नजर आते हैं। लेकिन इवन अगर मैं अब की बात करूँ तो मेरे लिए भी आर्मी की वही सेम रिस्पेक्ट और वही सेम एक डेकोरम है जो आर्मी का हमेशा से नजर आता है। एंड आई नो, जिस तरह से हम लोग DHA वाली साइड पे जाए या कैंट वाली साइड पे जाए, तो आर्मी की जो गाड़ियां गुजर रही होती हैं, दिल देख के एक्चुअल में प्राउड फील होता है कि दिस इज पाकिस्तान, दिस इज पाकिस्तान आर्मी एंड दिस इज हाउ पीपल लव पाकिस्तान। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान के मामले में जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएगा, क्योंकि आर्मी पे और आर्मी की परफॉर्मेंस पे हम लोग कभी भी क्वेश्चन बनता ही नहीं है और हम लोग कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस हमेशा से बेहतरीन और बेमिसाल रही है। हमारे जवानों की परफॉर्मेंस हमेशा से बेमिसाल रही है। तो जो भी होगा हमारे हक में, पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा इंशाल्लाह। हम बहुत सी पॉलिटिक्स और बहुत सी टॉपिक्स डिस्कस करते रहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हेल्थ पे भी हम रोज बरोज बात करते रहें। तो आज वंस अगेन बात करेंगे हेल्थ के बारे में, तो क्योंकि जान है तो जहान है। बिल्कुल, तो क्योंकि जान है तो जहान है, और एहतियात इलाज से बेहतर है। इस तरह की बहुत सारी बातें हम करते रहते हैं, और अगर जान ही नहीं होगी तो फिर जहान का क्या करेंगे आप। तो इसीलिए बेहतर है कि आप अच्छी तरफ जाएं, अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ जाएं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं। और जो एंटीबायोटिक्स की आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही हैं बेशुमार दवाइयाँ, तो इसके बारे में आज हम लोग एक्चुअल में बात करने वाले हैं कि कुछ रेलीज का भी सिस्टम है कि भाई इसके बारे में अवेयरनेस जो है वो दी जाए, और एंटीबायोटिक्स हमारे लिए कितनी हार्मफुल हो सकती है इन अ लॉन्ग रन। एक्चुअल में भी ऑल नो कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर मेडिसिन का, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इसका यूजेज कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज जो है हमें सामने आना शुरू हो गए हैं। लेकिन पॉइंट की बात यह है कि आज हम एक्चुअल में बताएंगे कि एंटीबायोटिक्स कब ज़रूरी होती है, कब हम बिला वजह ले लेते हैं, किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं, और ओवरडोज से हमारे जिस्म को, हमारे ह्यूमन बॉडी को क्या इश्यूज होते हैं। तो ये सारी बातें करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर बिलाल हसन खान साहब ने। थैंक यू सो मच सर। आपको आवाज़ आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच करने के लिए। सर आज टॉपिक बहुत सिग्निफिकेंट है एंटीबायोटिक्स का। लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, सर्दी का मौसम है, खांसी, नज़ला, जुकाम, तो छोटी मोटी बीमारियां, तो लोग अपनी मर्जी से मेडिसिन लेना शुरू करते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस हालत में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और एक इंतहाई अहम मसले पे आप लोगों ने मुझे आज दावत दी है। ये अवाम में इस चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है कि रोज़मर्रा की छोटी छोटी बीमारियों के लिए, फ्लू के लिए बेतहाशा किस्म की एंटीबायोटिक यूज़ हो रही है। ना सिर्फ पूरे मुल्क में हमारे, बल्कि पूरी दुनिया में ये एक मसला बना हुआ है कि एंटीबायोटिक की ओवर डोजेज की वजह से इंतहाई बड़े और मसले बन रहे हैं। जो जितने भी रिसर्च हो रही है वो इन बीमारियों के हल के लिए और अगले स्टेप पे जा रहे हैं। हम कौन से ऐसे एंटीबायोटिक हम और ले आए कि मरीज जो है उससे हल हो जाए, इसका मसला हल हो जाए। एग्जैक्टली। अच्छा बिलाल सर, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आम रोजमर्रा के इस्तेमाल के अंदर हम लोगों ने दवाइयों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। हमें सर में दर्द हो रही है तो जी अच्छा चलो दवाई ले लो, नज़ला हो गया, जुकाम हो गया, अच्छा चलो दवाई ले लो। वी आर सीकिंग फॉर द क्विक सोल्यूशंस, चाहे वो हमारे लिए इन द लॉन्ग रन हार्मफुल भी हो। तो ये किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये किस तरह से हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं इन अ सेंस, और ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए, क्या वाकई में अगर सर में दर्द है तो हमें लेना चाहिए इसका सहारा? जी एग्जैक्टली।
यही मसला है कि हमारे सबसे पहले मसला मरीज का ही है। शुरू मसला मरीज से ही होता है कि हम अगर छोटा मोटा सा भी हमें कोई मसला हो, हम फौरन दवाइयों की तरफ जाते हैं। हम वो जिस तरह कहते हैं ना पुराने में, हम घरेलू वो टोटके वो इस्तेमाल करना, हम बेसब्री की वजह से हम वो इस्तेमाल करनी हमने छोड़ दिया। हालांकि फर्स्ट रेमेडी जो है हमारा वो खुराक ही होना चाहिए। आम जो हमारी डेली खुराक है उससे बीमारियों का हल होना चाहिए। हालांकि हमने वो सब कुछ छोड़ दिया, क्विक रेमेडी की तरफ जा रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ा जो मसला है वो हमारे बेसब्री है। हर एक बीमारी का अपना एक टाइम होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारा फ्लू है, तो फ्लू का एक 2-3 दिन का अपना एक टाइम होता है। वायरल इन्फेक्शन है, हमारी अपनी जो बॉडी की रेजिस्टेंस है वो खुद ही उस फ्लू को खत्म कर देती है। लेकिन नहीं, हम अपनी बेसब्री की वजह से उसके लिए भी एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं, जो कि मुकम्मल बेजा है। हालांकि वो एंटीबायोटिक अगर हम लें या ना लें, वो 2 या 3 दिन में खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा हम एलर्जी या पेनाडॉल वगैरह दर्द वगैरह के लिए ले सकते हैं। एंटीबायोटिक की उसमें कोई जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पे एक और चीज़ सामने देखने में आती है, जब भी हमें कोई बीमारी होती है या डॉक्टर रिकमेंड भी करते हैं मेडिसिन, तो जब मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे हमें अक्सर कहने को मिलता है कि आप इससे मिलती जुलती या सेम फार्मूला की मेडिसिन हमारे पास और भी पड़ी है, तो क्या हमें सेम फार्मूला वाली मेडिसिन ले लेनी चाहिए? एग्जैक्टली मसला ये होता है कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो उन लोगों को जो मेडिकेशन सब्सक्राइब करके उन मेडिकल जो दुकानें होती है उनको उन पे एक सरप्लस पैसे मिलते हैं, चार्जेस मिलती है, ताकि वो मेडिसिन निकाल लें और उनको एक्स्ट्रा पैसे एक्स्ट्रा चार्जेस उनको फायदे के लिए दे देते हैं। तो वो मरीज की सेहत की बजाय उन अपने पैसों के लिए वो रैपिड रिस्पांस भी ठीक है वो शो कर देता है, लेकिन उससे मरीज की सेहत को और मसले बन जाते हैं। वो एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक्स उनको दे दी जाती है, क्योंकि उनकी बीमारी के लिए होती नहीं है, वो मल्टीपल बीमारियों के लिए होती है, उसके स्पेसिफिक बीमारी के लिए नहीं होती, लेकिन वो अपने वो फायदे के लिए वो दे देते हैं। और उस वजह से मरीज की जो है बेतहाशा बीमारियों का उसमें फिर अगर उसको बड़ी बीमारी खुदा न खास्ता कोई आ जाए तो उसके पास कोई हल नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके लिए फिर उसे बिलाल सर यहाँ पर आपको इंटरप्ट कर दिया मैंने, आई एम सॉरी। अच्छा सर, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कुछ डॉक्टर्स, अगर हम रिमोट एरियाज की बात करें तो उन डॉक्टर्स पे ट्रस्ट ही नहीं किया जाता जो स्लो एंड स्टडी इलाज की तरफ जाए, कंसल्टेशन की तरफ जाए और मेडिसिनेशन की तरफ जाए। जिस डॉक्टर का भाई क्विक इलाज है वो डॉक्टर जो है वो बहुत अच्छा है, जिसने इंजेक्शन लगा दिया वो डॉक्टर बड़ा अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे रिमोट एरियाज में तो बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। इनफैक्ट अगर हम लोग किसी भी एरिया की बात करें तो हमारे अंदर इम्पेशेंस है, हम लोग को चाहिए जल्दी इलाज, वो जिस भी चीज़ से आ रहा है वो इन लॉन्ग रन हमें जिस तरह से भी इफेक्ट कर रहा है। इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्या डॉक्टर्स की तरफ से फ्लॉ है या हमारी आवाम की बेसब्री है, या दोनों इंटरकनेक्ट होकर काम कर रही है? सबसे बड़ी वजह यही है कि गांव देहातों में, पिंड में जो एक क्वेकरी का है कि क्वेक्स के पास हम लोग जाते हैं, बच्चे को थोड़ा सा नजला हो, जुकाम हो, इवन चेस्ट थोड़ा सा इन्फेक्शन हो, वो फौरन उनको इंजेक्टेबल दे देते हैं और उसी इंजेक्टेबल की वजह से बीमार जो ठीक भी हो जाता है, बच्चा ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर हम कोई फीस दे के कोई पीडियाट्रिशियन के पास जाए, उस बच्चे को ले जाए, तो उसको तो पता होता है कि यार अभी ये इंजेक्टेबल पे उसे नहीं डालना चाहिए, इसको लोवेस्ट एंटीबायोटिक पे डालना चाहिए। उससे बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है हल होने में, बीमारी के हल होने में। तो वो जो पीडियाट्रिशियन है वो फीस दे के भी वो नाकाम है, जो क्वेकरी है वो उसकी फीस ना लेके भी वो आगे जा रहे हैं। हालांकि लॉन्ग रन में पीडियाट्रिशियन वाला इलाज बच्ची की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है, लेकिन नहीं, क्वेकरी हमारी कामयाब है। वजह यही है कि वो फौरन रेमेडी कर देती है, लेकिन बाद में बच्चे को अगर यंग एज पे या थोड़े से 30-40 ईयर्स में अगर उसे कोई बीमारी हो जाए तो वो कोई भी कॉमन एंटीबायोटिक से वो ठीक नहीं होता, तो फिर बड़े बड़े एंटीबायोटिक देना पड़ते हैं। लॉन्ग रन फिर डॉक्टर सोचते कि अब इसको क्या ऐसी एंटीबायोटिक दे कि इसकी ये बीमारी ठीक हो जाए, तो फिर उसको मल्टीपल ड्रग्स दे के उस बीमारी को कंट्रोल कर दें। हालांकि होना ऐसा नहीं चाहिए, क्वेकरी का इसमें बड़ा रोल है। और आपकी प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये कहना चाहूँगा कि यार ये क्वेकरी सिस्टम खत्म कर दे बिल्कुल ही, क्योंकि हर चीज़ के आप उसके पास चले जाए, पेशेंट्स को भी अब यही पेशेंट्स के भी जहन में यही आ गया कि अगर मुझे इंजेक्टेबल लगेगा तो मैं ठीक हूँगा, वरना मैं ठीक नहीं हूँगा। वजह यह है कि जनरेशन थ्रू जनरेशन के उसके जहनों में ये इल्म डाल दिया गया कि भाई जो क्वेकरी है ये रैपिड रिस्पांस देती है इनके ड्रग, और जो डॉक्टर के पास आप जाओगे
तो वो रैपिड नहीं होगा, उस पर टाइम लगेगा। जी बिल्कुल। बिलाल साहब, यहाँ पे सवाल ऐड करना चाहूँगा क्योंकि अक्सर जो मसला है कि मेडिसिन जब भी हम लेते हैं एंटीबायोटिक की, तो इजीली हमें मेडिसिन मेडिकल स्टोर या आम दुकानों से भी मिल जाती होती हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि हम पहले डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें, पहले उसकी हम फीस भरें, वहाँ पे पूरे सिनेरियो से बचने के लिए वो जो है शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, इस पर कोई लेजिस्लेशन या कानून साजी होनी चाहिए कि किसी भी आम पर्सन को कोई भी मेडिसिन नहीं देनी चाहिए जबकि डॉक्टर से वो रिकमेंड ना की जाए? एग्जैक्टली आप किसी भी फॉरेन कंट्री में चले जाइए, इंग्लिश कंट्रीज जितने भी हैं, आप डॉक्टर हो भी तब भी आप कोई मेडिकेशन नहीं ले सकते। आप अपने लिए कोई वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। और आप डॉक्टर हो के भी किसी फार्मेसी से आप अपने लिए मेडिसिन नहीं ले सकते। आपको थ्रू प्रॉपर चैनल जाना पड़ेगा, उधर से आपको एक डॉक्टर का नंबर दे के वो जो मेडिसिन आपको देगा, स्पेशली एंटीबायोटिक्स, वो ही आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। मींस कॉमन पर्सन तो बिल्कुल नहीं, इवन डॉक्टर को भी ये रूट फॉलो करना पड़ेगा। तो इधर कोई इस तरह सीन नहीं है। इधर हमारे कंट्री में आप जब भी जाएं, जिधर से भी जाएं, जोन से एंटीबायोटिक आप अपनी मर्जी से, कोई भी अवाम हो, घर में कोई एंटीबायोटिक देख ली, घर में से कोई बंदा देख ले कि यार इस मेडिसिन से मेरी फलानी खाला ठीक हो गई, अम्मी ठीक हो गई, वही मेडिसिन आप जाके ले सकते हो और उसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पर अगर हम लोग अपने नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट को देखें तो उसके अंदर भी ये कहा जा रहा है आदाद और शुमार के मुताबिक कि होने वाली हर साल जो डेथ्स है उसके अंदर 25% डेथ्स ऐसी है जो कि कॉज हुई है एंटीबायोटिक्स के गैर ज़रूरी इस्तेमाल की वजह से। और ये एक बड़ा फिगर है, लाइक 25% इज़ अ ह्यूज अमाउंट। तो आपके ख्याल में हम लोग गैर ज़रूरी इस्तेमाल की तरफ क्यों जाते हैं? और फिर गैर ज़रूरी इस्तेमाल तो करते ही हैं, उसके साथ ओवरडोज भी करते हैं, और ओवरडोज की वजह से हमें बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं। इस चीज़ को किस तरह से ओवरकम और अवेयरनेस किस तरह से जा सकती है? जी आपकी बात बजाय इसमें सबसे फर्स्ट जो है ना, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। लिवोफ्लॉक्सिसिन का मैंने आपको बता दिया। लिवोफ्लॉक्सिसिन एक एंटीबायोटिक है जो कि मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में दिया जाता है। ठीक है, लिवोफ्लॉक्सिसिन अगर टीबी हमारी बड़ी बीमारी है, जैसे चेस्ट की एक इंतहाई सीवियर कंडीशन में टीबी एक बड़ी बीमारी है, उसमें मल्टीपल ड्रग अगर टीबी की बाकी दवाइयाँ काम करना छोड़ दे तो हम लिवोफ्लॉक्सिसिन दे देते हैं। अभी हमारे आम जितने भी डॉक्टर नहीं, जितने भी क्वेक्स हैं, आप जितने भी गांव में देखे, लिवोफ्लॉक्सिसिन एज अ फर्स्ट डोज यूज होता है किसी भी नज़ला जुकाम में। तो ये कितने बड़ी नुकसान की बात है। अगर किसी को लिवोफ्लॉक्सिसिन से भी रेजिस्टेंस हो गई तो उनको अगर बाद में फ्यूचर में, जो कि हमारी कंट्री सबसे ज्यादा टीबी में हमारी कंट्री में ज्यादा है, अगर उसको बाद में टीबी का मरज आ गया तो लिवोफ्लॉक्सिसिन वाला ऑप्शन उससे खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिलाल हसन खान मौजूद थे हमारे साथ सर, में अपना मौक़िफ़ देने के लिए, हमें टाइम देने के लिए। बिल्कुल इस पर बात कर रहे थे, लेकिन इस पर जो है एक ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है। आपको बताएं कि आर्मी चीफ की तैनाती का मामला हल हो चुका और जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ मुकर्रर हो चुके हैं। अभी भी ताज़ा तरीन सूरत हाल और न्यूज़ सामने आई है। और इसी के साथ साथ हमारा जो क्यूरोसिटी थी और ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें थी, वो क्यूरोसिटी और वो सबको जो है वो अब ब्रेक हो चुकी है जी, और नए आर्मी चीफ का नाम सामने आ चुका है और आपके सामने है जी, और यहाँ पर ये मामला हल होता है। बिल्कुल, यहाँ मामला हल हो चुका और फाइनली जो है जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मुद्दत है वो ख़त्म हो चुकी है और जनरल आसिम मुनीर का नाम भी यहाँ पे सर फहरिस्त था और उनका नाम भी सामने आ चुका है। और इसके अलावा जितने भी बाकी 5 नाम थे वो अब जो जनाब लिस्ट से हट चुके हैं, आर्मी चीफ तैनात हो चुके हैं, पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ अपॉइंट हो चुके हैं। बिल्कुल जी, और कांग्रेचुलेशंस टू द आर्मी, और वी होप कि ये फैसला बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए और हमारे डिफेंस के लिए। एंड वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि हमारे नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो अनाउंस हो चुके हैं, उनकी तकर्री जो है वो अमल में आ चुकी है। बिल्कुल, आई थिंक सो कोई 16वें या 17वें आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि अपॉइंट हो चुके हैं और उनकी तैनाती का मामला अब शुरू हो जाएगा। अब तमाम फॉर्मेलिटीज़ शुरू की जाएंगी और पाकिस्तान में जिनका समरी भिजवाई गई थी नाम की, वो जनरल आसिम मुनीर की थी और वो इस वक्त पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिए गए हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है जी। और ये सारी सिचुएशन है, हम लोगों ने बहुत सारी बातें आज की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिलेटेड ही, और इसी के साथ साथ हम लोगों ने खुद भी देखा कि हिस्ट्री भी दिखाई कि जो पहले 2 जनरल्स थे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो ब्रिटिश थे, और उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्रुरी का मामला वक्तन फ़वक्तन अमल में आते रहे। और जो जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो अपनी सीट जो है वो अब अपना जो रुतबा है, अपना जो ओहदा है वो सौंप चुके हैं जी जनरल आसिफ मुनीर को। और ये बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी बातें हम लोगों ने आज की, और जो बहुत क्यूरियोसिटी थी आवाम के अंदर, जो सिचुएशंस देखने को मिली, हुक्मरानों में जो सिचुएशंस देखने को मिली, और जो लैंडलाइट के अंदर ये इशू रहा, फाइनली अब सॉल्व हो चुका है जी। और आर्मी जो है अपने वी ऑल नो कि आर्मी एक मुकद्दस इदारा है और एक प्रेस्टिजियस इदारा है, और हमें हमेशा से सेव करता आया है, सेफ गार्ड करता है, डिफेंड करता आया है, और हमेशा करता रहेगा। और पाक आर्मी तुझे सलाम। अच्छा, यहाँ से यहाँ पर ना आई विल लाइक टू से कि बचपन में जब हम लोगों का आर्मी का और बड़ा क्रेज होता था, मेरे नाना अबू जब आर्मी में थे तो वी यूज्ड टू लाइक द आर्मी सॉन्ग्स, और बड़े मजेदार से होते हैं। हमारा और बचपन में कोई किससे पूछता है ना कि आपने क्या बनना है, तो फौरन से कहते थे कि आर्मी चीफ, हमने आर्मी बन जाना है, फौजी बनना है, इस तरह की बातें जी बिल्कुल। तो नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी तो अमल में लाई जा चुकी है। अब मजीद इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। आगा साजिद सर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मेजबान करने के सर। खैरियत से हैं आप सबको, बहुत बहुत मुबारक हो। जी सर, नाम सामने आ गया है आर्मी चीफ का, तकर्रुरी अमल में लाई जा चुकी है, क्या कहेंगे, कैसे जो है, क्या ओपिनियन क्या है? जी बिल्कुल, मैंने कहा आपको भी और पूरी कौम को इस हवाले से बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहली बात ये, जैसे मैंने कल भी की जो तैनाती है वो बहुत ज्यादा बनाई जा चुकी थी, बिला वजह बनाई जा चुकी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत मामला पा चुका है। अब ये जो ड्रॉबैक्स नहीं है वो क्या होने हैं, अल्लाह खैर करे, खैरियत से सारे मामलात अपनी तकमील तक पहुंचे। लेकिन अभी जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो वजीर आजम सबकी जानिब से तो जाहिर है एक कैबिनेट से मशवरे के बाद या अपने इत्तेहादियों से मशवरे के बाद उसकी अनाउंसमेंट की जा चुकी है, लेकिन अभी डॉक्यूमेंट्रीली जो प्रेसिडेंट के हिसाब से जो समरी भिजवाई गई है, इसके हवाले से जो मंजूरी भिजवाई गई है, उनके सिग्नेचर्स बाकी हैं। तो अनाउंसमेंट हो चुकी है। डेफिनेटली एक फॉर्मेलिटी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेलिटी होती है, उनको सदर पाकिस्तान को वजीर आजम की जो सिफारिशात होती हैं उन पर अमल तकरीबन करना ही होता है। लेकिन उसमें 2 चीजें मजीद हैं, मैं आपकी वसातत से बताता चलूं कि एक तो सदर पाकिस्तान की ये स्टेटमेंट तकरीबन अब से कुछ 10 दिन पहले आ चुकी थी कि मुझे जो वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से कहा जाएगा मैं उसी पर अमल करूंगा आईनो कानून के मुताबिक, और मैं इसमें किसी किस्म की हर्डल क्रिएट नहीं करूंगा। उन्हें वाज़ेह पैगाम इस हवाले से दे दिया था। लेकिन दूसरी जानिब जब हम देखते हैं, जो आज इमरान खान साहब ने कल जो सिटिंग की, उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ से सिटिंग जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मशवरा कर सकते हैं, तो मेरे सदर भी मुझसे मशवरा कर सकते हैं, और मशवरा करने के पाबंद है क्योंकि वो मेरी पार्टी के हैं। तो मशवरा करना या इन्फॉर्म करना या ऑर्डर लेना, इन तीनों चीजों में बड़ा वाज़ेह फर्क है। तो मशवरे की हद तक तो चलें ठीक है, लेकिन क्या मशवरे का मतलब ये है कि इसमें निगेशन के भी चांस है, रिफ्यूजल की भी चांस है? तो ये एक समझने की चीज है। तो अभी तक चूंकि सदर पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशियली सिग्नेचर्स नहीं हुए या हो जाएंगे अनकरीब, तो देखना ये कि क्या इमरान खान साहब को इस तैनाती के ऊपर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या वो इस तैनाती से एग्री करेंगे या वो इसको डिसएग्री करके किसी भी तरह से रोक पाएंगे। तो ये चीजें अभी थोड़ी सी इबहम पाया जाता है। होप फॉर दी बेस्ट, अल्लाह करे ऐसा ना हो। अगर सदर पाकिस्तान इनकी बात नहीं मानते तो उस सूरत में जो हुकूमत है उसका रद्द अमल क्या होगा, उनका लाया अमल क्या होगा, उनका प्लान बी क्या होगा, या सदर पाकिस्तान के पास क्या अख्तियार होंगे। तो ये चीजें थोड़ी सी अभी समझने वाली हैं कि वो अभी इसमें क्या करते हैं, क्योंकि एक तरफ और भी बड़ी सिचुएशन है कि इमरान खान साहब एक तरफ कहते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने इनसे अपने केसेस माफ नहीं करवाने, मैंने इनसे डीले नहीं करनी, लिहाजा मेरा कोई अमल दखल नहीं है, जो मर्जी आ जाए। हाँ, अलबत्ता सदर पाकिस्तान मुझसे मशवरा करेंगे।
तो ये दोनों चीजें दोनों एट अ टाइम दो अलग अलग बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब उनकी जानिब से की जा रही हैं। तो सो कंफ्यूजन अभी बाकी है। होप फॉर दी बेस्ट इंशाल्लाह। एक्चुअली अब नाम सामने आ गया, अगला प्रोसेस क्या है? सदर के पास जाएगा और उसके बाद फाइनलाइज वहां से होकर आएगा। क्या प्रोसेस आएगा आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से? क्या ये बैकवर्ड भी जा सकता है मामला? देखिए, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है कभी ऐसा हुआ तो नहीं है बैकवर्ड जा सके, लेकिन करंट सिनेरियो सिचुएशन जा रही है, इसमें इस पॉसिबिलिटी तो डेफिनेटली आईन और कानून के तहत मौजूद है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि इस टाइम धरने की जो सिचुएशन जा रही है वो जाहिर है काफी पीक टाइम पे पहुंच चुकी है और शायद इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हाइप क्रिएट की गई, करंट सिनेरियो क्रिएट किया गया कि ताकि हम किसी तरीके से प्रेशर बिल्ड कर सकें। तो जो हमारा एक्सपीरियंस को देखें तो पॉसिबिलिटी नहीं है, जब हम आईनों कानून को देखें तो पॉसिबिलिटी है। तो बाकी जाहिर है फॉर्मेलिटी के तौर पर सदर पाकिस्तान ने अभी इस पर दस्तखत करने हैं, लेकिन अभी तक तो हमें ऐसे नजर आ रहा है कि ये दस्तखत हो जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि सदर आरिफ अलवी जो हैं उनकी जो स्टेटमेंट 10 दिन पहले आई थी, उन्होंने कहा था कि मैं किसी किस्म की हर्डल क्रिएट नहीं करूंगा और मैं पाकिस्तान की जो सजेशन आएगी, जो समरी जाहिर है कैबिनेट से पास होने के बाद हमारे पास आएगी, मैं उसको फॉलो करूंगा और उसको फर्दर प्रोसीड करूंगा। तो लगता तो ऐसे ही है कि हालात इंशाल्लाह इसी तरफ जाएंगे। और अगर इमरान खान साहब वाकई मुल्क को कौम की बेहतरी चाहते हैं और चीजों को बेहतर करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है वो इस टाइम चूंकि फेडरल गवर्नमेंट में नहीं बैठे, उनको हर्डल क्रिएट नहीं करनी चाहिए और उनकी अपनी स्टेटमेंट भी है कि मुझे इसकी तैनाती से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की उनको मजीद हर्डल्स क्रिएट करनी चाहिए। यहाँ पर सर हम लोग एक चीज देखते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर आर्मी को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किया जाता है, बहुत ज्यादा इंक्लूड किया जाता है और खुलकर बात भी की जाती है। ऐसा पहले नहीं होता था और इसी वजह से क्यूरियोसिटी भी बहुत ज्यादा थी अवाम के अंदर और अवाम को लगता था कि शायद सवाल भी उठाने लग गई थी अवाम। लेकिन इससे बहुत ज्यादा एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई। इसका क्या कहेंगे कि वाकई में ये कंट्रोवर्सी करनी बनती थी या पॉलिटिक्स ने अपना खेल खेला है? आपको बिल्कुल मौजूद थे आगा साजिद साहब, उस पर बात कर रहे थे। उनका बिल्कुल मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है कि अब एक्चुअली मामला आरिफ अलवी के साथ चला गया, सदर के पास चला गया, वहाँ से मामला हल होकर आएगा, फिर देखना होगा कि क्या मामला है। कि एक्चुअली ट्रैक तो है बैकवर्ड जाने का, लेकिन कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं है कि आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है और मामला बैकवर्ड चला जाए। लेकिन अब देखना यह है कि मामला पाकिस्तान में एक्चुअली पता है क्या, बहुत से फैसले ऐसे हैं जब वो फैसले कर दिए जाते हैं वज़ीर आज़म की तरफ से तो फिर सदर आरिफ अलवी साहब वहाँ फैसले जाते हैं और वहाँ पर जो फैसला जाता है वो एक वक्त के लिए स्टक हो जाता है। आपको याद होगा कि इमरान खान का मामला पेश आया जब उनका नो कॉन्फिडेंस वाला, और वहाँ पर आके स्टक हो गया था और ऐसे बहुत से इशूज़ थे। अब आर्मी चीफ का मामला भी वहाँ जाकर स्टक हो गया। अब देखना ये कि ये मामला कितना लटकता है, क्योंकि कमर जमान कायरा साहब नून लेके उन्होंने कहा कि अगर आरिफ अलवी साहब इसको अगर 15 दिन भी लटकाएंगे ना तो हमारे पास और भी ऐसे बहुत से रास्ते हैं कि हम जो है बीच में तरोड़ मरोड़ करके ना वो रास्ता अपना निकाल लेंगे, आर्मी चीफ को ले आएंगे, सेट कर लेंगे। अब देखना यह है कि अब सिचुएशन क्या है कि क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से पॉलिटिकल इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ चुका था, इंटरनेशनली भी, आवाम के अंदर भी। लेकिन अब सिचुएशन बाद में देखनी है कि अब जो डे बाई डे नए नए डेवलपमेंट्स अब आएंगी वो बहुत सिग्निफिकेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम सामने आ चुका है, जनरल आसिम का नाम सामने आया है और उनकी तरफ से आसिम मुनीर साहब जो हैं अब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे और ये नाम जो है वो प्रेसिडेंट की मंजूरी के लिए जा चुका है और अब मामला जो है बहुत कम चांसेस है खैर रिवर्स गियर लगने के, लेकिन लग भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सब कुछ भी हो सकता है, सब कुछ है साहिबा, जायज़ है, इश्क में, जंग में, सियासत में, मोहब्बत में। तो खैर लेट्स सी, अब देखना ही है कि अब बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो सब कुछ साहिबा जायज़ है वाकई में, इश्क में, मोहब्बत में, सियासत में और जो भी आसिम ने बोला था। तो जी 6 नाम दिए गए थे और लैमलाइट में रहा है जी ये मसला और बहुत ही ज़्यादा तारीख पे तारीख भी देखने को मिली, लेकिन फाइनली बहुत सारी ताख़ीर के बाद जो है ये इश्यूज़ जो है वो सॉल्व हो चुके हैं और नाम जो है। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो कि जनरल शाहिद शमशाद जो कि जॉइंट चीफ ऑफ कमेटी के चेयरमैन होते हैं, उनको भी तैनात यहाँ पे कर दिया गया है। वो ओहदा सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जितने भी हमारे आर्मी चीफ होते हैं या जो मामला होते हैं ओवरऑल इन सब को जो हेल्ड कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, वो एक डिपार्टमेंट यही है कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो भी अपॉइंट कर चुके हैं, उनका नाम भी सामने आ चुका है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है जी।
और फाइनली जो है ये मसला हुआ है हल। हम लोग कर्नल साहब से बात कर रहे थे तो कर्नल साहब ये कह रहे थे कि मैं तो ये सोचता हूँ कि जब नाम सामने आ गया तो फिर लोग बात क्या करेंगे। तो यही बात आ गई है कि अब नाम सामने आ गया तब बात क्या की जाएगी। बिल्कुल, अब जरा तो फिर से ज्वाइन किया है हमें यहाँ पे हम लोग सवाल ये करना चाह रहे थे। राजा साहब हमारे साथ मौजूद है? आगा साहब आप मौजूद हैं? बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा सर, यहाँ पर सवाल ये है जी कि बड़ा ही ज़्यादा लैमलाइट में रहा मसला और बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सीज क्रिएट भी रही और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज भी रहे। फाइनली अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम सामने आ चुका है और बहुत ही माइनर से फॉर्मेलिटीज़ के बाद इंशाल्लाह जो इफ़ इट गोज़ वेल, तो क्या कहेंगे कि आखिर फिर इतनी बहस, इतने मुबाहिसे, इतनी डिबेट्स क्यों? जी बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं शायद के बिल्कुल करीब बैठा हुआ हूँ और चंद कहते आप 5 to 10 मिनट्स शायद यहाँ सिग्नल का बहुत ज्यादा इशू है और आज का दिन वैसे भी बहुत ज्यादा क्रूशल है, रिस्की है और लोगों की नजरें हैं इस चीज के ऊपर। बहरहाल ये आईएमई चीफ की मामलात को, तैनाती को जो है ये मुतनाज़ा बनाना जो है ये बार बार इनकी जानिब से जो सियासी पार्टियां हैं उनकी जानिब से इंतहाई अफसोसनाक है। इसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, ना ही इसको हाईलाइट इतना करना चाहिए। तमाम प्रोसेसिंग जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है उनकी भी जितनी तैनाती होती है या जितने भी जो जिम्मेदार अफसरान हैं, जिनमें आईजीज हैं, जिनमें डीसीज हैं, एसीज हैं, उन सब की जब तैनाती है तो कभी इतना शोर नहीं होता। इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती की वजह से कभी इतना शोर और खलबली देखने नहीं आई है। लेकिन आर्मी चीफ के हवाले से अगर ऐसा है तो ये बिला वजह उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल हमने कमर जावेद बाजवा साहब की जब तकरीर सुनी, जो अब हम कह सकते हैं कि हमारे इंशाल्लाह एक्स आर्मी चीफ हैं, तो उन्होंने भी ये बात की, चूंकि हमने सियासत में आना छोड़ दिया या हम सियासत में तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन बार बार फौज को टारगेट करके बदनाम किया जा रहा है। जब एक हुकूमत आती है तो उसको सिलेक्टेड कहा जाता है, दूसरी आती है तो उसको इम्पोर्टेड कहा जाता है। दोनों सूरतों में फौज के ऊपर इल्जामात लगते हैं, तो ये चीज बिल्कुल मुजम्मत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम आने वाले जो अपकमिंग हमारे चीफ स्टाफ है उनसे भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, ऐसा माहौल क्रिएट करें, चाहे उनके ज़ाहिर है उसके लिए पॉलिसी बनेगी कि जिससे अभी कुछ फौज का सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा हो रहा है या पॉलिटिकल जो लोग फॉलोअर्स हैं, जो मैं समझता हूँ डाइहार्टेड फॉलोअर्स हैं, उनकी वजह से कुछ प्रोपेगेंडा भी समटाइम होता है, तो उनकी तरफ से जो फौज का मोराल डाउन हो रहा है उसको कोशिश करें कि कम बैक किया जाए, उसको वापस लाया जाए। उसके लिए अगर उनको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है सोशल मीडिया के हवाले से, या उनको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है स्ट्रीमलाइन मीडिया को कंट्रोल करने के हवाले से, तो कम से कम जरूर करें, क्योंकि इस तरीके से हम लोग 5th जनरेशन वार की तरफ जा रहे हैं और जो एक इंतहाई खतरनाक चीज है। इससे इंटरनेशनल जो हमारे रिलेशन है वो खराब हो सकते हैं, हमारा इंटरनेशनल ट्रस्ट है जो डेवलप हुआ है वो मजीद खराबी की तरफ जा सकता है। तो फिर वही बात है, आज़ादी राय और आज़ादी की हक का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के हक। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करिए। आगा से मौजूद थे सीनियर तज्जियाकार, उनका मौक़िफ़ था आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। फाइनली नाम सामने आ चुका है जनरल आसिम मुनीर का। तो इस सब पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर एंकर पर्सन खिज़र भुट्टा साहब। सर क्या कहना है इस बारे में? नया नाम सामने आ गया आर्मी चीफ का, अवाम के अंदर क्यूरियोसिटी भी खत्म हो चुकी है, फैसला भी सामने आ चुका है, क्या अब नई डेवलपमेंट देखने में आएगी आपको? जी देखें, सबसे पहले तो बड़ी खुशआइन बात है कि एक सीनियरिटी को जो है वो तैनात किया गया है, जो कि सुनने में आ रहा था आइन के मुताबिक ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब इसके ऊपर जो है अभी मरहला पूरा नहीं हुआ, मरहले में अभी कुछ टाइम बाकी है कि सदर साहब इस समरी को अब कैसे, खान साहब इसको कैसे जो है ना इसका दिफा करते हैं और कैसे जो है वो इनके ऊपर साइन करते हैं और एग्री करते हैं कि वाकई आसिम मुनीर साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होना चाहिए और साहिर शमशाद साहब को जो है ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होना चाहिए। तो अब मामला जो है अब सारा अपनी ये जमातें, हुकूमत जो है वो अब उन्होंने हुकूमत इसके सदर साहब के सर डाल दी है। तो अब खान साहब जो है ये इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि अगर आसिम मुनीर साहब को लगाया गया, देखिए इसका कुछ बैकग्राउंड है कि खान साहब या सदर साहब जो है इसको कैसे रोक सकते हैं। हालांकि सदर साहब ने ये बयान दिया है कि हम आइन के मुताबिक फैसला करेंगे, जो भी फैसला होगा। और उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने भी ये बात की है, इमरान खान साहब ने भी ये बात की है। मसला ये नहीं है कि अब इस समरी को रोकने के बाद कि आसिम मुनीर साहब को जो है वो उसकी जगह चेंज हो सकता है, क्योंकि आइन ऐसी इजाजत नहीं देता है। अगर आप आइन 48 को पढ़े तो उसमें यही है कि जो
सदर है वो समरी को 1 महीना या यानी कि 7 दिन रहती है वजीर आजम के पास, जो कि वजीर आजम साहब ने 2 दिन लगा के उसको भेज दिया सदर के पास। अब सदर उसको जो है वो 15 दिन अपने पास रख सकता है, 7 दिन रख सकता है अपने पास, 15 दिन, तो ये हो जाएगा टोटल मिला के 21 से 28 दिन। और उसके बाद फिर समरी वो वापस आती है, तो टोटल यानी कि ये टाइम वेस्टेज जो है, अगर समरी मंजूर नहीं होती सदर से तो ये 40 डेज या 45 डेज तक ये प्रोसेस होता है। उसके बाद ऑटोमेटिक जो है वो उसको अनाउंस कर दिया जाता है उसको वजीर आजम की। दूसरी दफा जब समरी पहुंचे तो सदर उसका जो है जवाब उसका बनता है कि वो उसको ओके कर दे, एग्री कर दे। अच्छा, और बड़ी अच्छी बात है। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, यहाँ पर कंट्रोवर्सीज बड़ी क्रिएट हुई, लैमलाइट में रहा मसला और बहुत ही ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हुए और लोग डिबेट्स करते रहे, बहस मुबाहिसे होते रहे। तो आखिर क्यों ये बहस और मुबाहिसे और इतनी क्यूरियोसिटी, और इसकी वजह क्या थी इन सब चीज़ों की? देखें, वो ये है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड है। अगर आप 2018 में चले जाए, जब खान साहब हुकूमत में आए थे, तो उस टाइम खान साहब ने DGIA सही लगाया था आसिम मुनीर साहब को, और वो आसिम मुनीर साहब DGIA सही रहे थे 8 महीने के लिए। उसके बाद उनके कुछ इख्तलाफात हुए जिस वजह से उनको हटा के फैज साहब को लेके खान साहब, और आसिम मुनीर साहब से कुछ ऐसी डिमांड्स की गई, आसिम मुनीर साहब से कुछ ऐसे मुतालबात किए गए जो कि वो एग्री नहीं थे, क्योंकि उनका बैकग्राउंड कुछ और तरह से है। वो एक हाफिज कुरान है, सैयद है, और उनका हम नहीं कह सकते, किसी भी आर्मी चीफ की बात नहीं कर सकते, लेकिन उनका एक अलग सा अपना एक विजन है। तो उस हवाले से फिर उनके इख्तलाफात बढ़े, जिसमें खान साहब या उनकी हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसी डिमांड थी। अब वो मामला मजीद आगे बढ़ा, तो उस मामले के बाद जो है खान साहब इस चीज को एग्री नहीं कर रहे थे। जब से ये आर्मी चीफ की तैनाती को बार बार जो है कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश इसीलिए की गई क्योंकि सीनियर जो है वो आसिम मुनीर साहब थे, और इसी वजह से खान साहब की तरफ से बार बार इस चीज का इसरार किया गया कि आर्मी चीफ को जो है वो आप एक्सटेंशन ले लें। इसके अंदर की कहानियां जो सामने खुल के आई है कि आप लॉन्ग टर्म एक्सटेंशन ले लें। तो अब खान साहब को ये मसला था, खान साहब ये सोच रहे थे अगर आसिम मुनीर साहब आते हैं, अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा अपसेट साबित हो सकता है। वो खान साहब सोच रहे थे अब ऐसा नहीं हो सकता कि आसिम मुनीर साहब आके जो है ना वो इंतकामी कार्रवाई, या फिर आसिम मुनीर साहब देखें ये इदारा, ये तैनाती ऐसी है जिसको कंट्रोवर्शियल नहीं किया जा सकता, आप इसके ऊपर बात नहीं कर सकते हैं। आप इसको, कल बाजवा साहब ने क्लियर कह दिए कि आप सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, तो खान साहब को अब इसके ऊपर मजीद डिले नहीं करवाना चाहिए सदर साहब से। इसको प्रॉपर जिस तरह एक आइन कहता है, आपको उस आइन के तहत समरी को ओके करें, ताकि आपकी जो इस टाइम पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान में, अवाम आपसे जो तवक्को कर रही है, आप उसके ऊपर पूरा उतरें और एक आईनी तरीकेकार को उसको आइन के तहत जो है ओके करें और अपने आप को मजीद कंट्रोवर्शियल ना करें। और दूसरी बात ये है, इस मामले को अभी ये कहा जा रहा है, अब ये इसको रंग देंगे, अब ये इसको मजीद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको रंग देगी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसको ब्रेकिंग समझ लें या आप इसको अंदर की खबर समझ लें कि जो नून लीग की तरफ से, आप पीटीआई की तरफ से जो बातें होंगी, वो आप ये करने जा रहे हैं कि ये आसिम मुनीर साहब नवाज शरीफ साहब की चॉइस के ऊपर आए हैं। आप इसको सीनियरिटी को भी एक चॉइस के ऊपर ही रंग देने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद 26 नवंबर को मामला जो है इनका जलसा होने जा रहा है, जो कि इस्लामाबाद से पिंडी की तरफ शिफ्ट किया गया। अब पिंडी की तरफ शिफ्ट करने का मतलब ये है कि पिंडी में हुकूमत पंजाब है, हुकूमत पंजाब है उनकी। अब ये रुख इस चीज को दे रहे हैं कि वो हमारी हुकूमत है, हमें वफाक से जो है उलझना नहीं है, हम इसको वहां जाएंगे और उसके बाद 26 के बाद देखेंगे कि क्या करना है। अब 2 सूरत हाल बन चुकी है यहाँ पे। आज नाम तो अनाउंस हो गए हैं, आज सारी चीजें तो हो गई हैं, लेकिन देखना ये कि क्या फौज को सियासत से दूर हमारे सियासतदान रहने देंगे या नहीं रहने देंगे। फिर 26 के बाद क्या ऐसा प्रेशर डालने जा रहे हैं कि जिसकी वजह से आप ये शो कराएं कि अगर उसके बाद हम देखेंगे क्या होना। जबकि 29 को बाजवा साहब रिटायर हो रहे हैं, 29 को जो है कि 27 को छुट्टी है, 29 को जो है ये मामला हो रहा है पाकिस्तान में, और सबकी नजरें पाकिस्तान के ऊपर है, और ये जहां से धरना मारा जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए मेरे मुताबिक। ऐसा होना नहीं चाहिए। 26 की डेट देना, आप पहले कर लें, 21 कर लें, 22 कर लें, उसके बाद आप इसको जो मर्जी कर लें, लेकिन अब मजीद संगीन मामला को नहीं देखें। अगर आप फौज को मजीद अपनी सियासत के अंदर लेके आएंगे, फिर सारी जमातों का नुकसान है। आप उनको दूर रहने दें जहां पे वो हैं। और ये अच्छी बात है, कल की तकरीर के बाद जो है हर पाकिस्तानी, हर शहरी, हर नौजवान इस चीज को अब एक्सेप्ट कर चुका है कि वाकया ही पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की तरक्की इसी में है कि हम अपने काम से काम रखें और फौज को जो काम जो सरहदों पे, हमारी जोग्राफियाई सरहदों के ऊपर वो खड़ी है, उसको वो करने दें। अब सदर साहब के पास अगर ये जाती है और अगर उसको कंट्रोवर्शियल किया जाता है और उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं और ये फेवरिज्म की बात की जाती है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी आगे वाला जो टाइम है, आगे वाला जो एक आने वाला उनका अदवार है,
वो कहीं मुझे राइट नजर नहीं आ रहा। और खान साहब इसी पॉपुलैरिटी के चक्कर में जो अपनी पार्टी को गंवा बैठेंगे और उनके आस्तीन के साथ उनके साथ हैं जो ये सारा कुछ करवा रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया खिजर भुट्टा साहब ज्वाइन करने के लिए। उनका मौक़िफ़ था आर्मी चीफ के तैनाती के हवाले से बिल्कुल नाम सामने आ चुका है। अब देखना है कि क्या डेवलपमेंट सामने आती है। एग्जैक्टली उसी के साथ हम लोगों ने आज बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल उठाए गए और उठाए जा रहे थे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होने वाला है, तो तकर्री कब तक होगी, तैनाती कब तक होगी, ये अमल कब तक लाया जाएगा। ये सारी बातें बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रही, बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस होती रही, डिबेट्स होती रही, लोग सवाल उठाते रहे, अवाम में बैठकों में बातें होने शुरू हो गई थी, स्टैब्लिशमेंट के बारे में बातें होना शुरू हो गई थी, तो पीपल वर वेरी ओपन अबाउट इट। उसके बाद हम लोगों ने हेल्थ के बारे में बात की, एंटीबायोटिक्स के ओवरडोज के बारे में बात की, क्या इश्यूज होते हैं, अवॉइड कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही हमारी डॉक्टर बिलाल के साथ। उसी के साथ हमें कर्नल रिटायर्ड असद महमूद ने ज्वाइन किया, हमें आगा साजिद ने ज्वाइन किया, थैंक यू सो वेरी मच। हमें खिजर भुट्टा साहब ने भी ज्वाइन किया था, बहुत शुक्रिया। और उसी के साथ साथ आज का हमारा टाइम होता है खत्म। आपसे मिलेंगे कल के प्रोग्राम में। अपना और अपनों का आपने बहुत ख्याल रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। देखते रहे सबकी आवाज हमारे साथ।